हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीसा नाइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी दिसंबर मंथ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ जो कि हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की है। सबसे पहले देखेंगे कि बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी, जो अधिकार हमें मिले हैं और जो ड्यूटीज़ हमें मिले हैं, इन दोनों के बीच में बैलेंस बैठाना किस तरीके से यहाँ पे बैलेंस हो सकती है दोनों के बीच में, इसके बारे में बहुत अच्छी आर्टिकल है, इससे मैं डिस्कस करूँगी। साथ ही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन ग्लोबल गवर्नेंस, ये भी एक बहुत अच्छी आर्टिकल है, इसमें आपको बहुत कुछ न्यू जानने को मिलेगा, कुछ न्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पे। साथ ही पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसकी रिवीजन हो जाएगी आपको, लेकिन ये न्यूज़ में क्यों है ये भी आपको पता चल जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल यहाँ पे आया, तो ये बिल है बट एज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट इसकी कुछ जो प्रोविजन आ रही है, क्या क्या बातें रखी गई है, इसे हम लोग कवर करेंगे। देन यहाँ पे एंटी कन्वर्जन लॉज है, तो इसके लिए देखेंगे। एंड जुडिशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया है, इसके बारे में एक अच्छी आर्टिकल है, आपको कुछ नया यहाँ पे जानने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स है, तो इसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की आर्टिकल। चलिए फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ की, अगर आप लोग वीज़ा नाइस के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है फॉर प्रीलिम्स 2022, तो आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उसके थ्रू जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ये न्यूज़ में इसलिए है ये टॉपिक क्योंकि यूनियन लॉ मिनिस्टर, जिनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिया गया है और जो ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होनी चाहिए। और ये बातें कही जा रही है ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन। जो राइट्स और ड्यूटीज़, ये समझ में आएगा आपको। तो ऑब्वियस है कि आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, जिसमें कि आपको पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो टोटल 6 राइट है, और क्या क्या राइट्स है इसे हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें कि आर्टिकल 14 to 18 तक देखने को मिलेगा। देन राइट टू फ्रीडम है, जिसमें 19 to 22 आर्टिकल है इसमें। देन यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जिसमें आर्टिकल 23 एंड 24 है। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 25 से 28। एंड देन यहाँ पे कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स है, जो कि आर्टिकल 29-30 है। एंड देन फाइनली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जो कि आर्टिकल 32 है। तो ये 6 राइट है, जिसमें कि राइट टू इक्वालिटी में इक्वालिटी की बात की गई है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। देन यहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ। एंड किसी भी तरीके का आपको जॉब में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। साथ ही अनटचेबिलिटी को यहाँ पे एबॉलिश करना है, और साथ ही जो टाइटल्स है उसके लिए यहाँ पे आपका इक्वालिटी है। साथ ही अगर राइट टू फ्रीडम की बात करें, जिसमें कि हमें 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 19। देन यहाँ पे आपका राइट टू लाइफ भी है। देन यहाँ पे अरेस्ट करने के बाद भी आपके पास कुछ राइट्स है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस की गई है। राइट अगेन इस एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, तो इसमें आपका जो है जो चाइल्ड लेबर है उनके बारे में बात की जा रही है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे ट्रैफिकिंग जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट मीन्स कि यहाँ पे पूरी स्वतंत्रता है कि आप किसी भी रिलीजन को ऑप्ट कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को प्रोपागेट कर सकते हो, कोई भी तरीके का आपको टैक्स नहीं पे करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन यहाँ पे आपके माइनॉरिटीज़ के लिए 2 राइट्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के तहत, जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 है, जो कि आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है अंडर आर्टिकल 32, इसके तहत ये कहा गया है कि ये जो आपका 5 राइट्स है, ये अगर इन्फ्रिंज होता है, वॉयलेट होती है, तो फिर यहाँ पे आपका अधिकार है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर यहाँ पे अपनी गुहार लगा सकते हो, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल इन नेचर है। फाइन, अब यहाँ पे राइट्स और ड्यूटी की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल टू एनी सिविलाइजेशन राइट्स, इट मीन्स कि यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल को क्लेम करने का अधिकार है कि उनका कुछ हक है, उनका कुछ अधिकार है, जो कि एसेंशियल है। अगर वो इस धरती पे रह रहे हैं तो उनके एग्जिस्टेंस के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए अधिकार ज़रूरी है। इसमें क्या है कि इकोनॉमिक अधिकार है, सोशल राइट्स है, कल्चरल राइट्स है, जो कि सोसाइटी और स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। और इसमें भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा कि लीगल है, सोशल है, एथिकल यहाँ पे प्रिंसिपल है फ्रीडम का। इसी तरीके से आप देखो कि हर एक पर्सन जो है, उनके पास कुछ सर्टेन ड्यूटीज़ हैं। अगर आपको अधिकार दिए गए हैं तो आपसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी को भी निर्वाह करो। तो ये ड्यूटी है एक इंडिविजुअल के लिए, एक इंडिविजुअल की तरफ, एक सोसाइटी की तरफ, हमारे देश की तरफ और ह्यूमैनिटी की तरफ। फॉर एग्जांपल आप देखो कि अगर रीता के बेस पे देखें, जो कि नेचुरल ऑर्डर और ट्रूथ है, वेदास जिसमें कि आपका धर्म का यानी कि ड्यूटी का जो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है और एक्शन का यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है। वहीं अगर हम लोग आज की डेट में देखते हैं कि प्रेजेंट इंडिया में राइट्स और ड्यूटीज़ कैसी है, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा संविधान है, जो कि एक मेन डॉक्यूमेंट है, और जिसके बेसिस पे हमें कहते हैं कि हमारे पास क्या क्या राइट्स है, हमें क्या क्या ड्यूटीज़ करनी है। यहाँ पे ड्यूटीज़ और राइट्स को बहुत सही तरीके से आपका डिफाइन किया गया है।
अंडर आर्टिकल आप देखोगे कि अंडर पार्ट 3 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स को कवर किया गया है। वहीं अगर पार्ट 4A देखें, जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर किया गया है। कुछ राइट्स है जो कि पार्ट 3 के बाहर रखा गया है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी। ये पहले हमारे फंडामेंटल राइट में ही था, बट इसको यहाँ से हटाकर इसको एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में ये ऑलरेडी पूछा गया है कि ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी कौन सी राइट है। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि इसको संविधान के रूप में हमें यह अधिकार मिला है। तो संवैधानिक अधिकार इसे कहेंगे, जिसको कि आर्टिकल 300A में इसको इंक्लूड किया गया है। अगर बात करें कि बोथ जो है ये दोनों जो है इंडिस्पेंसिबल है। ड्यूटीज़ आप देखो कि ये आपका एक बैक स्टेज में चलते रहता है। अगर आपको किसी ने अधिकार दिया है तो उसके साथ साथ आपके लिए उस अधिकार के लिए आपके पास कर्तव्य भी है। फॉर एग्जांपल आप देखो, राइट टू लाइफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। दोनों आप देखो कि एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये आपका फोकस किया जाता है, कई बार ये न्यूज़ में रहता है। बट ड्यूटीज़ के टर्म में देखो तो यहाँ पे कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR, जिसमें कि हर एक कंपनी के यहाँ पे जो एक सर्टेन टर्नओवर है, उसके बाद आप देखो कि कंपनीज़ के यहाँ पे उनको ड्यूटीज़ दी गई है कि आप CSR में कंट्रीब्यूट करो, जितना भी टोटल उनकी टर्नओवर है या फिर जितनी प्रॉफिट हो रही है उस हिसाब से। ओके, तो ये समझिए कि आपको अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आपसे कुछ ड्यूटीज़ भी एक्सपेक्ट किए जा रही है। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि ड्यूटीज़ और राइट्स दोनों एक साथ दिया गया। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनली अडॉप्ट किया गया था, तो उस समय सिर्फ वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप देखो इसको बाद में मेंशन किया गया है, क्योंकि ये पार्ट 4A है, 4 में ही नहीं है। ए है, इट मीन्स कि यहाँ पे ड्यूटीज़ दी गई है। पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आपको ये बतानी है कि टोटल हमारे जितने भी ड्यूटीज़ है वो टोटल कितनी ड्यूटीज़ है, और अगर कोई ड्यूटीज़ को यहाँ पे बाद में ऐड किया गया है तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। ओके, अब ये समझते हैं कि बेनिफिट क्या है इस तरीके का राइट्स और ड्यूटीज़ को एक साथ लाना। तो सबसे पहले आप देखो कि कॉम्प्लीमेंटिंग नेचर है दोनों का। हर एक राइट जो है ना वो यहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ आता है, किसी दूसरे के राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। फॉर एग्जांपल आप देखो कि अगर मीडिया के पास ये अधिकार है कि वो खुल के कुछ भी बोल सकते, तो उनकी ड्यूटी भी है ना कि वो दूसरे इंसान की प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करे। तो यही बात है कि क्योंकि आप देखो मीडिया को पूरी फ्रीडम दी गई है कि वो कुछ भी बोले, तो कुछ भी बोले तो इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी के लाइफ के बारे में वो कुछ भी बोल लेंगे। उनके पास ये ड्यूटीज़ है, क्योंकि राइट टू प्रिवेसी अब हमारा फंडामेंटल राइट बन गया है। तो एक तरफ आपको अधिकार दी गई है, तो उसी के साथ साथ आपकी ड्यूटीज़ भी है कि आपको वो निर्वाह करनी है। सेकंड है कि ह्यूमनाइज है। नहीं तो आप समझो कि अगर ड्यूटीज़ नहीं रहता, राइट होते, सिर्फ राइट्स ही आपको मिलता कि राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो फिर क्या हालत होती। ऐसे भी मीडियाज रुकते नहीं हैं, इसके बाद भी अगर आप देखो उनके पास ड्यूटीज़ नहीं होता तो फिर क्या होता। या फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी आप सोचो, फिर तो कोई भी कुछ भी बोल के निकल लेता। तो वही चीज़ें है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी को अधिकार दिया गया है तो उनको उनका कर्तव्य भी बताना होगा। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल लिबर्टी है इससे छूट है, क्योंकि आप देखो रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ड्यूटीज़ क्या है कि आप देखो कि मेजोरिटी ऑफ पीपल्स को यहाँ पे आपका यहाँ पे इंश्योर करती है कि वो यहाँ पे लॉ को अपहोल्ड करे बिना किसी एक्सटर्नल इन्फोर्समेंट के। देखिए हम लोग के देश में क्या है कि कानून के हिसाब से चलती है, अधिकतर देश आप देखो कि कानून के हिसाब से चलती है। तो लॉ को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि कानून कहता है कि हर कोई उनके सामने बराबर है। तो हमें भी यहाँ पे लॉ को ही अपहोल्ड करना है। मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो कानून के हिसाब से चले। अगर कानून के हिसाब से नहीं चलते तो फिर आप देखो कितने सारे पेनल्टीज़ लगाए जाते हैं। तो इसलिए ये भी कहा गया कि राइट्स और ड्यूटीज़ इसलिए दी जाती है ना कि किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी यहाँ पे ना हो, उस चीज़ से छूट हो जाए, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिए। साथ ही पीस और हार्मनी होनी चाहिए। अब आप मान लो कि सिर्फ राइट्स होता तो आप किसी को भी कुछ भी बोल लेते, आपके पास तो कोई कर्तव्य नहीं है या फिर कोई ड्यूटीज़ नहीं है कि आपको ऐसा नहीं बोलना वैसे नहीं बोलना, तो फिर यहाँ पे कहीं शांति होती, कहीं हार्मनी होती सोसाइटी में? नहीं। सारे फॉर्म्स ऑफ जो यहाँ पे वायलेंस है, सारे फॉर्म्स ऑफ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत हद तक आगे बढ़ा रहता। अगर आप ये देखो कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से पीस और हार्मनी बढ़ती है। इसी तरीके से आप देखो कि जो भी यहाँ पे कॉन्शियस डिसीजन है जो कि आपका वायलेंस यहाँ पे निकल कर आ रहा है, तो इससे क्या होता है ना कि हाँ, जो सोसाइटी की नेचर है वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व हो पाती है। तो ऑब्वियस है कि एक साइड अगर राइट्स है और दूसरी साइड से अगर ड्यूटी है, तो इससे पीस एंड हार्मनी यहाँ पे इंश्योर हो पाती है। साथ ही यहाँ पे स्टेट को हेल्प स्टेट इन परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी। बहुत सारे राज्यों को आप देखो, इवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो है ही कि स्टेट को किस तरीके से अपनी पॉलिसी बनानी है, उनके लिए उनको पूरा डायरेक्टिव्स दी गई है। लेकिन उसके अलावा भी आप देखो कि ड्यूटीज़ है, राइट्स है, जिसमें कि क्या है कि यहाँ पे जो राज्य है वो अपने अधिकार को, अपने ड्यूटीज़ को सही तरीके से वो निर्वाह करे।
तो विदाउट पीपल सपोर्ट जो कि स्टेट जो है ना वो इस तरीके का सारे राइट्स को इंश्योर नहीं कर पाएंगे। तो जो राज्य के अधिकार है, जो राज्य की सरकार है, तो वो कैसे यहाँ पे इंश्योर कर पाते हैं, क्योंकि लोगों की सपोर्ट है। बिना लोगों के सपोर्ट का ये काम नहीं हो पाएगा। तो जैसे आप देखो कि हर किसी को यहाँ पे एजुकेशन चाहिए, बेटर एजुकेशन चाहिए, खाने के लिए एक न्यूट्रिशनल फूड चाहिए। तो यहाँ पे राज्य को ज़रूरत है कि वो यहाँ पे पेरेंट्स को सपोर्ट करे और इंडिविजुअल जो है वो फील्ड पे काम करे। साथ ही साथ जो रिसोर्स अवेलेबल है, जिस तरीके से हम लोग टैक्स वगैरह पे करते, तो उस हिसाब से जो रिसोर्स अवेलेबल है उसके लिए हेल्प मिल जाता है। तो ये चीज़ें क्या है ना कि हमारे राज्य को यहाँ पे काफ़ी मदद मिल पाती है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को निर्वाह कर पाते, अगर राइट्स और ड्यूटीज़ एक साथ चले तो। साथ ही जो नैरो इगोइज्म है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आप देखो कि अगर किसी के पास अधिकार है और उसी के साथ साथ उनके पास कर्तव्य है, तो कोई इंसान यहाँ पे ईगो नहीं दिखा पाते। बहुत ही कम जो ईगो है वो यहाँ पे ख़त्म ही हो जाती है। तो इसलिए ये सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें राइट्स और ड्यूटीज़ को एक साथ लेकर चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेनिफिट्स है, यहाँ पे परेशानी भी होती है। सबसे पहले दोनों की जो नेचर है ना वो जस्ट अपोजिट है। जैसे कि राइट्स है तो ये हर एक ह्यूमन बीइंग को दिया गया है। जैसे ही आपकी जन्म होती है आपका अधिकार आ जाता है, बट ड्यूटीज़ जो है ना वो इंडिविजुअल को यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ता है। आपको ये ऑटोमेटिक नहीं दिया गया, आप कुछ करोगे तभी पता चलेगा कि हाँ आपने कुछ ड्यूटी जो है परफॉर्म करी है। तो दोनों की नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक जो है वो आपको ऑटोमेटिक मिले हुए और दूसरा है कि यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है। सेकेंड है कि राइट्स जो है वो प्रीकर्सर है ड्यूटीज़ का। बिना किसी बेसिक डिग्निटी के और फुलफिलमेंट ऑफ राइट के इंडिविजुअल अपनी ड्यूटीज़ को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सकते। बट आप ये देखो कि जो राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया, इनको फुलफिलमेंट करने के बिना क्या ड्यूटीज़ है कि दूसरे के राइट को आप रिस्पेक्ट कर सको, सोशल जस्टिस कर सको। जब आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त की आपको दी जाएगी, तो क्या आप सोशल जस्टिस को यहाँ पे प्रोवाइड कर पाओगे, जेंडर इक्वालिटी को यहाँ पे प्रोवाइड कर पाओगे? ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि इसको हम लोग एक्सपेक्ट भी करें। साथ ही यहाँ पे डिफरेंट लीगल स्टेटस भी है। जस्टिसेबिलिटी अगर हम लोग देखें तो ये की फीचर्स है किसी भी अधिकार का। राइट को यहाँ पे इन्फोर्स कैसे किया जाता है, तो रिट्स के थ्रू। आप देखो कि रिट्स जो है वो यहाँ पे आपका इशू किया जाता है अंडर आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट से, और 226 है जो कि रिट इशू होती है किससे, तो हाई कोर्ट से। तो ये भी आप देखो कि लीगल स्टेटस जो है ये डिफरेंट है। ड्यूटीज़ जो है वो नॉन इन्फोर्सेबल है। इट मीन्स कि अगर आप अपने ड्यूटीज़ को निर्वाह नहीं करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप इसके अगेंस्ट में कोर्ट जा सकते हो। बट अगर आपके राइट का वॉयलेशन होता है, फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन होती है, तो आपके पास ये पूरी अधिकार है कि आप इसके लिए जो है कोर्ट में जा सकते हो। ओके, तो ये डिफरेंट लीगल स्टेटस है। कानूनी तौर पे भी आप देखो ड्यूटीज़ को और जो राइट्स है इनको अलग अलग रखा गया है। साथ ही एक पोटेंशियल भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि लीव वे होना चाहिए राज्य को कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, जैसे आप देखो कि जो रूल ऑफ लॉ है, कानून के हिसाब से जो भी लिखा गया उसको फॉलो करना है। ह्यूमन राइट है, ये एक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि एक स्पेशल पावर को कानून के तहत इंजॉय करते हैं। साथ ही रिस्क ऑफ सबऑर्डिनेशन है। अगर हम लोग डेमोक्रेसी में देखें तो फंडामेंटल यूनिट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो एक इंडिविजुअल है। इक्वल फोकस करना चाहिए जितनी भी ड्यूटीज़ यहाँ पे कोई इंडिविजुअल अगर कैरी कर रहे हैं तो। वेग और सब्जेक्टिव नेचर अगर हम लोग देखें तो डेमोक्रेसी में क्या है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप देखो तो यहाँ पे जो फंडामेंटल यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंडिविजुअल है, क्योंकि हमारे देश में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, और जो भी ड्यूटीज़ यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को दी गई है उस पर भी इक्वल फोकस यहाँ पे करती है। वेग और सब्जेक्टिव नेचर है। अनदर इशू है कि यहाँ पे ड्यूटीज़ का नेचर जो है काफ़ी वेग है, पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें डेफिनेट नेचर क्या है। ये कुछ सर्टेन जो रिलीजियस प्रिंसिपल है उसी के साथ क्लैश करते हैं। जैसे नोबल आइडियल्स ऑफ हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो यहाँ पे वाइड डाइवर्सिटी को कवर करते हैं, और उसी के साथ आप देखो कि दूसरे प्रिंसिपल्स के साथ अगर वो इंटरप्रेट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट भी होती है। तो ये सारे यहाँ पे इश्यूज़ हैं। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करना है, डिग्निटी को प्रिजर्व करना है, एक मिनिमम बैलेंस लेकर चलना है इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन के साथ। तो इसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। और कैसे करना चाहिए कि स्टेट को यहाँ पे जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको वो एक्सेप्ट करे। इट मीन्स कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे, जिससे कि सिटीजन्स को यहाँ पे जो ड्यूटीज़ दी गई है उस चीज़ को यहाँ पे फुलफिलमेंट कर सके। साथ ही मिनिमम कोर राइट्स जो हर एक सिटीजन का है उसको मीट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि ESC राइट्स है यहाँ पे इंडिविजुअल का कि वो यहाँ पे एडिक्वेट जो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स है बिफोर ड्यूटी, वो इस चीज़ को यहाँ पे इंश्योर करें। साथ ही डीपनिंग करना होगा जो डेमोक्रेसी के यहाँ पे रूट्स है। डेमोक्रेसी मीन्स लोगों का अधिकार, लोगों की वॉइस।
तो जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं हमारे सोसाइटी में कि इनइक्वालिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़ इन द टर्म्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी जो आपको मेल और फीमेल में देखने को मिलेगा, इनइक्वालिटीज़ जो है वो वेजेस में देखने को मिलेगा। तो हर एक स्तर में इनइक्वालिटीज़ है जिसे हमें हटाना होगा। इनटॉलरेंस है, लोगों को बर्दाश्त करने की शक्ति ही नहीं है, कुछ भी होता है तो यहाँ पे आपका मॉब लिंचिंग जैसी सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे, वो भी कास्ट को लेकर, क्रीड को लेकर, रिलीजन है, रीजन है, इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे होती है। साथ ही एक बेसिक चार्टर हमें लोगों के लिए बनाना चाहिए जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को यहाँ पे कल्टिवेट कर सके, साथ ही एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को क्रिएट कर सके। एक चार्टर यहाँ पे होता है, सिटीजन चार्टर कहते हैं जिसे, जिसमें कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो कि हर एक लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है बीइंग एन इंडियन सिटीजन। वहीं आर्टिकल 29 है जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, इसमें ये कहा गया है कि हर एक का अपना ड्यूटी है कम्युनिटी का, जिसके साथ वो फ्री और फुल डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने पर्सनालिटी को। तो ये काफ़ी पॉसिबल भी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे पार्ट 4A में जो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसमें ये बताया गया कि जो यहाँ पे फर्स्ट 10 यहाँ पे था उसको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया 1976 में, और 11 जो था वो 86 अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे आपको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये तो जो मैं आपने अभी क्वेश्चन पूछी उसका आंसर यहाँ पे आपको पता चल गया, बट कोई नहीं, अगर पता चल गया तो इसको और भी डीप तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कि यहाँ पे हर एक लोगों को ये ड्यूटीज़ को निर्वाह करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या है। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको आर्टिकल 51A में देखने को मिलेगा। सबसे पहली है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, यहाँ पे रिस्पेक्ट करना इनके आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को। इसी के साथ ही टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। फिर है कि हमें अपने देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना, अपहोल्ड करना। फिर है कि हमारे देश को यहाँ पे डिफेंड करना, और साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो ड्यूटीज़ है वो ये है कि हमें हार्मनी और स्पिरिट ऑफ जो कॉमन ब्रदरहुड है, भाईचारा है, इसे हम लोग को प्रमोट करना है सारे लोगों में। और साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट है कि जो भी हमारे यहाँ रिच हेरिटेज है उसे वैल्यू करना, प्रिजर्व करना। साथ ही यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसे हम लोग को इम्प्रूव करना है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, लेक हो गए, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, और कंपैशन होना चाहिए लिविंग क्रिएचर्स के लिए। साथ ही हमें साइंटिफिक टेम्पर यहाँ पे डेवलप करना है, ह्यूमैनिज्म है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म है। साथ ही यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड प्रोवाइड करना, और साथ ही यहाँ पे आप देखो कि हमें एक्सीलेंस करना है जितने भी स्फेयर है एक इंडिविजुअल का। साथ ही कलेक्टिव एक्टिविटी भी होनी चाहिए। हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, मतलब कि यहाँ पे आप समझो कि 6 to 14 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उन्हें यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये ड्यूटीज़ है किनकी, पेरेंट्स की ड्यूटीज़ है। ओके, और गार्जियन की ड्यूटीज़ है कि वो अपने यहाँ के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी। इट मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बीच में जो भी यहाँ पे आपका बैलेंस बनाने की बात है उस चीज़ों को हम लोग ने डिटेल में देखा। आई होप आपकी यहाँ पे रिविजन भी हुई होगी और आपको कुछ न्यू पॉइंट्स भी मिले होंगे समझने के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन ग्लोबल गवर्नेंस। यहाँ पे कहने की बात यह है कि जो स्पीकर है फर्स्ट समिट फॉर डेमोक्रेसी में, तो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एडवोकेट किया गया कि कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल तो होना चाहिए जिससे कि हम लोग ग्लोबल गवर्नेंस को यहाँ पे गाइड कर सकें। तो अब देखते हैं कुछ और समिट के बारे में। एक्चुअली इस समिट में आप देखो कि यहाँ पे 2 स्टेज फ्लैगशिप प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव है जो कि यूएसए के द्वारा है, जिससे कि डेमोक्रेसी को रखा जाए, ह्यूमन राइट्स को रखा जाए। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि सारे लीडर्स जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हैं, सिविल सोसाइटी के हैं, प्राइवेट सेक्टर से है, वो सब इस समिट में आए थे। इस समिट का आप देखो कि यहाँ पे 3 पिलर्स है जिस पे फोकस करना है। दीज आर द 3 पिलर्स। सबसे पहले जो डेमोक्रेसी है, इट मीन्स कि यहाँ पे टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इनको यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है। साथ ही यहाँ पे सेकंड देखिए तो प्रमोट करना है रिस्पेक्ट जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए। एंड थर्ड यहाँ पे है कि जो करप्शन है उससे हम लोग को फाइट करनी है। ठीक है, तो ये सबमिट की 3 पिलर्स है जिस पे काम करने की बात की गई है। अब यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज़ ग्लोबल गवर्नेंस और कैसे ग्लोबल रिस्क है। ग्लोबल गवर्नेंस मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी इश्यूज़ को यहाँ पे मैनेज करना जो कि आपका नेशनल बॉर्डर के साइड में देखने को मिला, और जिससे कि एक फेयर और जस्ट वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे क्रिएट करना। ऐसी गवर्नेंस लेकर आना, ऐसी सरकार का काम करना जिसमें कि यहाँ पे जो भी इश्यूज़ है उसको मैनेज किया जा सके इन अ बेटर वे, इन अ सिंपल वे। इसमें क्या है कि आप देखो कि कॉम्प्लेक्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, कुछ पॉलिसीज़ है, कुछ नॉर्म्स है, कुछ प्रोसीजर है, कुछ इनिशिएटिव है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, साथ ही ये इंटरवेंशन है जिसमें कि आप देखो कि पब्लिक गुड्स प्रोवाइड किया जाता है, यूनिफाइड जो स्टैंडर्ड्स है उसको डेवलप करना है।
इंश्योर करना है इक्वालिटी और जस्टिस जो कि राज्यों में हो, इनके सिटीजन्स में हो, जो कि प्रेडिक्टेबल हो, स्टेबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें। अगर हम लोग ग्लोबल रिस्क देखें जो कि कोविड-19 के बाद यहाँ पे बढ़ते गया, जिससे कि आप देखो कि इकोनॉमिक और जो इकोलॉजिकल क्राइसिस है ये भी और बर्बाद होते गया है कि नहीं? ये भी बात है। साथ ही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जिससे कि जो आइडियाज़ है उसको हेल्प मिल सके, जिससे कि आप देखो कि फार लेस जो कॉन्फ्लिक्टेड वर्ल्ड है आज के आप डेट में आप देखो कि हमारे देश में, हमारी दुनिया में कहीं ना कोई देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रही है, किसी देश में ही हो रही है और कोई देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो ये क्या है ना कि हमें ऐसी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल लाना चाहिए जिससे कि यहाँ पे कंट्रीज आपस में लड़े नहीं, एक अच्छी खासी प्रॉस्पेरस यहाँ पे सोसाइटीज़ होनी चाहिए जिससे कि फंडामेंटल जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये बातें रही डेमोक्रेसी। ग्लोबल यहाँ पे हम लोग जो है गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है और क्या बेनिफिट होगा। बात तो कर रहे हैं हम लोग ग्लोबल गवर्नेंस का, लेकिन इससे क्या बेनिफिट होगा। तो एक रिपोर्ट है यहाँ पे कि ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021, जिसमें कि 5 कोर प्रिंसिपल और जो एट्रीब्यूट्स है डेमोक्रेसी का उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया और यहाँ पे डिफरेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के साथ। ओके, कुछ जो अगर हम लोग मेजर बेनिफिट्स देखें जो कि इस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के आने से होगा, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग को काफ़ी मदद मिल पाएगी कि लोगों को यहाँ पे नेटवर्किंग कर सके, कॉरपोरेशन है, स्टेट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिससे कि कॉमन गुड के लिए यहाँ पे आपका पार्टनरशिप बिल्डअप हो। सेकेंड है कि जो ग्लोबल हमारा डेवलपमेंट गोल्स है ना उसको अचीव कर सके। अब ये कैसे हो सकता है, आप देखो कि पूरे ग्लोबल तरीके से हम लोग डेवलपमेंट जो गोल है उसको अचीव करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली कि ऐसी पब्लिक सर्विस होनी चाहिए जो कि सिटीजन सेंट्रिक हो, लोगों के ही चारों ओर इर्द गिर्द घूमें, यूनिवर्सल एक्सेसिबल भी होनी चाहिए। तो इस तरीके की यहाँ पे हमें जो है गोल्स होनी चाहिए। साथ ही फंडामेंटल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने की भी बात की जाती है यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन को और जितने भी ग्लोबल यहाँ पे गवर्नेंस सिस्टम है उसे हम लोग को स्ट्रेंथन करना होगा। साथ ही जो कंटेम्प्रेरी ह्यूमन इंट्रैक्शन है उसको प्रमोट करना होगा कि हम लोग यहाँ पे न्यू एज एक्टर लेकर आए गवर्नेंस में। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि जो ओवरऑल गवर्नेंस सिस्टम है इसमें भी कुछ फ्रेगमेंटेशन होनी चाहिए जो कि डिफरेंट लेवल पे बेटर तरीके से काम करे, फंक्शनल स्फेयर्स हो। साथ ही यहाँ पे कॉमन प्रमोट करना है बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए और रिस्पेक्टेड यहाँ पे आपका रिस्पेक्टिव कैपेसिटी होनी चाहिए कि ग्लोबल इश्यूज़ को हम लोग एड्रेस करें, वो भी वैल्यू ऑफ जस्टिस के थ्रू। साथ ही आप देखो कि एक इंक्लूसिव, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल सॉवरेन जो है उसे हम लोग को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। हर एक नेशन की यहाँ पे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। गिविंग लेजिटिमेसी टू द गवर्नमेंट और उनके डिसीजन को। इट मीन्स कि आप यहाँ पे देखो कि बहुत ही लिटल या फिर नो रूल कंट्रीज़ हैं जिसमें कि लेजिटिमेसी को यहाँ पे सिक करने की बात की जा रही है बाय कॉलिंग देमसेल्फ और डेमोक्रेसी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। यानी कि ये सारे आप देख सकते हो कि कुछ बेनिफिट्स है जिससे कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होनी चाहिए ग्लोबल गवर्नेंस में। एक तो नेटवर्किंग में यहाँ पे फ़ायदा होगा, साथ ही जो ग्लोबल डेवलपमेंट गोल है उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे, साथ ही यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीडम्स है लोगों की उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे, कंटेम्प्रेरी ह्यूमन जो इंटरेक्शन है उसको हम लोग प्रमोट कर पाएंगे, यहाँ पे कॉमन को प्रमोट कर पाएंगे, साथ ही साथ कुछ इंक्लूसिव, अकाउंटेबल और जो रिस्पॉन्सिबल सॉवरेन है उसको हम लोग यहाँ पे स्टेब्लिश कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चैलेंजेस है जो कि डेमोक्रेसीज के द्वारा यहाँ पे फेस किए जाते हैं। तो इसमें है कि सबसे पहले राइजिंग ऑथोरिटेरियनिज्म, ठीक है। तो ये सबसे पहली यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट है इसमें कंट्रीज़ जो है ना वो यहाँ पे 2020 में आप देखो आउट नंबर किया गया है ऑथोरिटेरियन डायरेक्शंस, यानी कि ऑथोरिटी यहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ अपने हिसाब से ले लेती है और जो डेमोक्रेटिक डायरेक्शंस यहाँ पे देना है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। इसी के साथ आप देखो कि फ्रीडम हाउस रिपोर्ट है जिसमें कि ये कहा गया है कि 15th कॉन्सिक्यूटिव ये साल है जिसमें कि ग्लोबल फ्रीडम जो है ना उसको रिट्रीट किया गया है। तो क्या मतलब बनता है, यानी कि हर एक कंट्री जो है अपने हिसाब से वो चल रही है और ये ऑथोरिटी के बेसिस पे यहाँ पे काम चलाया जा रहा है। सो दीज आर नॉट द गुड साइंस ना। यहाँ पे आप देखो कि ये सब जो है आपका डेमोक्रेसी के द्वारा यहाँ पे चैलेंजेस जो है बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रहा है। साथ ही जो इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी है उस पर भी क्वेश्चन होता है, चाहे ये यूएसए हो या फिर कोई और डेमोक्रेटिक कंट्री हो। जो इलेक्ट्रल जो इंटीग्रिटी है ना इस पे आप देखो कि क्वेश्चन काफ़ी बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि पैंडमिक रिस्क है। यहाँ पे सिटीजन्स को अलाउ किया जा रहा है कि आप जो है अपनी डेमोक्रेटिक राइट को कंटिन्यू करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, और इसी के साथ साथ ये एक चैलेंजिंग भी बन गया है। करप्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखो भ्रष्टाचार जो कि पब्लिक लाइफ में आज भी एक मेजर चैलेंज है। हर एक सेक्टर में आप जा सकते हो जहाँ पे आपको जो है भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। डिसइंफॉर्मेशन की बात करें तो कुछ लास्ट ईयर में जो डिसइंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेजर टूल है कि जिससे कि डेमोक्रेसी की सबवर्जन हो रही है, वो भी प्रोपेगेंडा है।
टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ किया जा रहा है, चाहे वो लोकल लेवल पे हो या फिर ग्लोबल लेवल पे हो। तो इस तरीके से डिसइंफॉर्मेशन की भी आप लोग को देखने को मिलेगी कि ये चैलेंजेस है। वे फॉरवर्ड में कहा गया है कि इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशंस के साथ जो कि आपका ग्लोबल गवर्नेंस हो, तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है ये आपका जो भी फ्रेगमेंटेड या कॉम्प्लेक्स ग्लोबल गवर्नेंस है, तो इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे ईज़ करेंगे। तो इससे क्या हो पाएगा कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन कर पाएंगे, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन कर पाएंगे, फ्री और जो फेयर इलेक्शन है उसको हम लोग इंश्योर कर पाएंगे, फ्री और जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसको सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस रहे, जो प्रेस है उनको फ्रीडम मिले, डिस इन्फॉर्मेशन को फाइट कर सके, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपका गलत सर्कुलेट हो रहा है उसको फाइट कर सके, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सके कि इस तरीके का ऑथोरिटी वाली जो यहाँ पे बातें हो रही है, डोमिनेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें से बच सके, साथ ही करप्शन को फाइट कर सके, वो भी नोवल अप्रोचेस लाकर। तो जैसे बिग डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, और उसके बाद आपका डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ है, जिससे कि हम लोग जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं गवर्नेंस में, उसको तो डिटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रिवेंट भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आप देखते हो कि सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का मतलब है कि ऐसी मशीन जिसमें कि हमारे जैसे ह्यूमन बींग जैसे बुद्धिमत्ता हो उनकी, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके का इंटेलिजेंस ही हो। और डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे जो भी करप्शन हो रही है, जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारे लैंड रिकॉर्ड है जिसको कि डिजिटल किया जा रहा है, बहुत सारा काम है जो कि अब ऑनलाइन आ चुका है। तो ऑनलाइन भी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहेगी, तो इससे कहीं ना कहीं करप्शन करने की चांसेस कम हो पाएगी। साथ ही यहाँ पे टेक्नोलॉजी को एडवांस करना है डेमोक्रेसी के लिए। अब हम लोग डेमोक्रेसी के लिए टेक्नोलॉजी को एडवांस करेंगे तो ऑब्वियस है कि हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को यूज़ करना होगा, जिससे कि ओपन और डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ को हम लोग यहाँ पे प्रिजर्व कर सके और जो ग्लोबल नॉर्म्स है उसे हम लोग शेप कर सके। जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, क्रिप्टो करेंसी हो, और डेमोक्रेसी जो डेफिसिट है उसको एड्रेस कर सके। साथ ही हमें ट्रांजिशनल जो डेमोक्रेसीज है उसको सपोर्ट कर सके, रीजनल एफर्ट्स को गाइड करें। जैसे कि आप देखो बहुत सारे इंटरमीडियरीज बॉडीज़ है, चाहे वो आसियान हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो, तो आपको ये बतानी है कि आसियान में टोटल जो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ कितने हैं और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, नेम ऑफ़ द कंट्रीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। साथ ही आप देखो कि रिफॉर्म लाने की बात की जा रही है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, अदर्स है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे जो डेमोक्रेसी की वॉइस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिल्डअप कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सारी जो ग्लोबल रिस्क है वो यहाँ पे कम हो जाए। तो ये सारा काम है जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है। अब देखिए कि डेमोक्रेसी कहने का मतलब है कि पॉपुलर कंट्रोल, पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो इसमें क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, पार्टिसिपेटरी इंगेजमेंट है, इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन है, चेक ऑन गवर्नमेंट है, फंडामेंटल राइट है। एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे है कि क्लीन इलेक्शन है, इलेक्शन क्लीन होनी चाहिए, इंक्लूसिव सफ्रेज होनी चाहिए, फ्री पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, इलेक्टेड यहाँ पे गवर्नमेंट हो। वहीं पार्टिसिपेटरी इंगेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिविल सोसाइटी की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे आप देखो कि डायरेक्ट वो वोट करे, अपने जो नेता है उसको सुने, सरकार को चुने। साथ ही इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, यानी कि इन्फोर्समेंट को प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए, करप्शन नहीं होगा तो यहाँ पे इम्पार्शियल होगी। साथ ही सरकार के ऊपर भी चेक ऑन करना होगा, इफ़ेक्टिव पार्लियामेंट हो कि वो टाइम टू टाइम जो भी कानून है उसको बनाए और जिस तरीके के टॉपिक में जो रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है वो भी लाए। जुडिशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जुडिशरी में जो है जुडिशरी एक्टिव हो जाती है, तो जुडिशियल अगर इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगी तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मीडिया इंटीग्रिटी की बात की जाती है। साथ ही फंडामेंटल राइट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जस्टिस की जो एक्सेस है वो सब में होनी चाहिए, सिविल लिबर्टीज़ होनी चाहिए, सोशल राइट और इक्वालिटी की बात की जाती है। तो ये बातें हुई डेमोक्रेसी की। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेजर ग्लोबल रिस्क क्या है। हर एक सेक्टर में आप देख सकते हो यहाँ पे इकोनॉमिक रिस्क क्या है। तो आप देखो कि बेरोजगारी, हमारे ही देश में बेरोजगारी नहीं है। पेंडेमिक के बाद तो हर एक देश में आप बेरोजगारी देख सकते हो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिस्कल क्राइसिस है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो है पेंडेमिक टाइम में बहुत पीछे जा चुकी है, उनकी जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, वो सब बहुत डाउन हो चुका है, नेगेटिव में जा चुका है। साथ ही इलिसिट जो गलत तरीके से व्यापार हो रहा है उसके लिए थ्रेट्स है, उसमें डर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी क्रिटिकल है, जिसके कारण इकोनॉमिक सेक्टर जो है इम्पैक्ट हो रहे हैं। इन्वायरमेंटल रिस्क क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। आज की डेट में जिस तरीके से हम लोग ह्यूमन बींग जिस तरीके से डेंजरस होते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रही है। ह्यूमन मेड जो इन्वायरमेंटल डिजास्टर है,
आप देखो कितने सारे हम लोग जो है आज के डेट में डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं जस्ट कि हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके। तो ऑब्वियस है कि जो इन्वायरमेंट है उसे हम लोग नुकसान कर रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर भी है, क्लाइमेट फेलियर भी आप लोग देख सकते हो, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जियो पॉलिटिकल रिस्क की अगर हम लोग बात करें तो टेररिज्म है, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, स्टेट कोलैप्स हो रहे हैं, नेशनल और जो ग्लोबल गवर्नेंस फेलियर हम लोग को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सोसाइटल अगर रिस्क देखें तो ऑब्वियस है कि लोग जो है जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना वहाँ पे उनको खाने के लिए खाना मिल रहा है, ना ही यहाँ पे आप देखो कि सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर है, इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, अर्बन प्लानिंग जो है वो फेलियर हो रहा है, इन्फेक्शियस डिजीज़ यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियस है कि जितना ज़्यादा हम लोग डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन मोड पे आ रहे हैं, उतनी ज़्यादा हमारे यहाँ साइबर अटैक हो रहे हैं, डेटा थेफ्ट है, बहुत सारे डेटा चोरी किए जा रहे हैं। क्योंकि आज के दिन में आप देखो कि डेटा इज़ अ बिग ऑयल। तो डेटा को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा हो रहा है। एडवर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है, जिससे कि हम लोग देख सकते हैं कि ग्लोबल रिस्क निकल कर आए हैं। तो इसलिए ये जो सबमिट हुई है डेमोक्रेसी पे, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि 3 पिलर है और जो ग्लोबल रिस्क है हर एक सेक्टर में, उसे यहाँ पे बारीकी से डिस्कस किया गया है। ग्लोबल गवर्नेंस क्या है उसके बारे में हम लोग ने देखा, क्या क्या प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी के और कैसे ये बेनिफिट है इसके बारे में हम लोग ने देखा। लेकिन डेमोक्रेसीज़ के द्वारा क्या क्या रिस्क यहाँ पे और क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे फेस किया जा रहा है, इसे हमने देखा। ओके, वे फॉरवर्ड है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर है, तो इसे आप लोग फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सेनेशियल सेलिब्रेशन यहाँ पे बनाया जा रहा है पब्लिक अकाउंट कमेटी की। तो ये आप लोग देखो कि सबसे पुरानी पार्लियामेंट्री कमेटी है और इसको 1921 में इसको बनाया गया था। तो 100 साल पूरे हो चुके हैं इस कमेटी की। तो ऑब्वियस है कि ये कमेटी अब यहाँ पे इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा है। आप देखो कि ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इनका जिक्र सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हुआ, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। इस कमेटी में मेनली 22 मेंबर्स होते हैं। 15 आपके लोकसभा से इलेक्टेड होते हैं और 7 मेंबर यहाँ पे राज्यसभा से होते हैं। फाइन, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि आपको पता होना चाहिए। स्पीकर अगर हम लोग देखें तो उनको यहाँ पे पावर किया गया है कि वो इस कमेटी के चेयरमैन को जो है वो यहाँ अपॉइंट कर सकते हैं और जो भी मेंबर है ना उन्हीं में से अपॉइंट करते हैं। WM हेले है जो कि पहले प्रेसिडेंट थे और भूपेंद्र नाथ मित्र है जो कि फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे। ठीक है, लास्ट प्रेसिडेंट्स अगर इंडिपेंडेंस के पहले देखें तो ये लियाकत अली खान थे। 1966 से 67 तक अगर हम लोग देखें तो जो चेयरमैन है कमेटी के वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते थे। लेकिन 1967 से आप देखो कि एक कन्वेंशन है जो कि डेवलप किया गया और जो कमेटी के चेयरमैन है वो भी यहाँ पे आपके अपोजिशन के द्वारा सेलेक्ट किए गए। ये पार्लियामेंट के द्वारा आप देखो कि एक ऐसी कमेटी है जो कि हर एक साल इसको बनाया जाता है कुछ अकाउंट को एग्जामिन करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे दिखाया जाता है कि कितना सम है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा ग्रांट किया गया है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, सरकार कितने खर्चे कर रहे हैं, एनुअल फाइनेंस अकाउंट क्या है सरकार की, साथ ही अदर अकाउंट क्या है जो कि पार्लियामेंट में रखा जाता है। तो ये सारे अकाउंट्स को यहाँ पे ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो देखती है। अगर आप देखो अकाउंट ऑफ दोज पब्लिक अंडरटेकिंग और जो गवर्नमेंट कंपनीज़ है वो यहाँ पे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर आता है, ये इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। तो ये इसके अंदर आता था कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जो कि अकाउंट ऑफ दोज जो पब्लिक अंडरटेकिंग का है और गवर्नमेंट कंपनीज़ की है, अब इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग फंक्शन समझे कि ये कमेटी करती क्या क्या है। तो जो भी अकाउंट है उसको एग्जामिन करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं। इट मीन्स कि जो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट है सरकार की उसको स्क्रूटनाइज़ किया जाता है और जो रिपोर्ट है यहाँ पे कैग का उसको भी यहाँ पे स्क्रूटनाइज़ करती है। साथ ही यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है अकाउंट का उसको एग्जामिन करते हैं और यहाँ पे जो इनकम है स्टेट कॉर्पोरेशन की, जो खर्चे है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स है, प्रोजेक्ट है, ऑटोनोमस है या सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, तो इनके सारे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को ये एग्जामिन करती है। तो ये मेनली काम है यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी का। साथ ही आप देखो जो खर्चे हो रहे हैं यानी कि उसको रेगुलराइज भी किया जाता है, जो खर्चे हो रहे हैं अपने आप को यहाँ पे जो सेटिस्फाई करके। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि जो भी अमाउंट यहाँ पे अकाउंट में शो हो रहा है तो इसको लीगली जो है डिस्पर्स किया गया था कि नहीं, ये चीज़ें देखना है, एप्लीकेबल कहाँ है, सर्विस क्या है, पर्पस क्या है जहाँ पे ये खर्च किए गए। एक्सपेंडिचर जो है कन्फर्म्स टू द अथॉरिटी जो कि यहाँ पे गवर्न करते हैं। हर एक री अप्रोप्रिएशन जो है वो यहाँ पे बनाया गया है, वो भी जो भी रूल्स यहाँ पे फ्रेम किए गए हैं उस हिसाब से। कुछ और अगर इसकी फंक्शन देखें तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, इन केस अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे उनको लगे कि नहीं इन सारे रेसिप्ट की जो है ऑडिट होनी चाहिए तो वो यहाँ पे ऑडिट होता है।
कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है जो फिनेंशियल डिसिप्लिन और प्रिंसिपल्स पे है। तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की है। इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक अकाउंट कमेटी की? इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड जो पब्लिक मोरालिटी है वो भी फाइनेंशियल मैटर में, तो उसको मेंटेन करती है ये। यानी कि हमेशा ये देखते रहते हैं ना कि सरकार की जो भी पॉलिसीज़ आती है तो सरकार उसमें कुछ एलोकेशन देती है, यानी कि इतने खर्चे होंगे यहाँ पे, तो पॉलिसीज़ को कितना इंप्लीमेंट किया गया, प्रोग्राम को कितना इंप्लीमेंट किया गया जो कि यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये कमेटी रिकमेंड भी करती है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही तरीके से चले, यानी कि जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है तो वो एफिशिएंट हो, स्पीडी हो और इकोनॉमिकल हो, इन सारे बातों पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। साथ ही सेकंड पार्ट है कि जो खर्चे हो रहे हैं ना उसको यहाँ पे इंश्योर करना है वो भी सही तरीके से। इट मीन्स कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल यहाँ पे होल्ड करना है कि यहाँ पे जो पब्लिक मनी का इस्तेमाल हो रहा है उस हिसाब से इसको देखा जाता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर हम लोग बात करें तो वो यहाँ पे वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि पॉलिसी मेकर्स हो गए तो उनकी यहाँ पे फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं। सिटीजन्स भी ये सारी रिपोर्ट को यूज़ करती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे क्वेश्चन करें, और जो पब्लिक सर्वेंट है उनको भी यहाँ पे होल्ड करना होता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि आप देख सकते हो कि इनकी इंपॉर्टेंस है पब्लिक अकाउंट कमेटी की। लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो काफ़ी इश्यूज़ फेस किए जा रहे हैं, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में काफ़ी परेशानी देखने को मिल रही है। सबसे पहली बात तो यही है कि इस कमेटी में आपकी टेक्निकल जो एक्सपर्टीज़ है उसकी कमी देखने को मिलेगी। साथ ही जो प्रिपरेशन किया जाता है कैग का वो बहुत लेट होता है, टाइम पे नहीं होती है। साथ ही वेरी लिटिल प्रोएक्टिव इंटरेस्ट है जो कि ब्यूरोक्रेसी से देखने को मिलता है एज ए रिपोर्ट। साथ ही नो डेडिकेटेड टाइम स्लॉट है। पार्लियामेंट में जो है जितनी भी पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट है उसको डिस्कशन करने के लिए कोई भी डेडिकेटेड टाइम स्लॉट नहीं है। साथ ही जो ऑफिसर्स है, जो एग्जामिनिंग ऑफिसर्स हैं जो कि करेंटली यहाँ पे चार्ज होल्ड कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। साथ ही पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो यहाँ पे रिकमेंडेशंस के फॉर्म में है, ना कि ये बाइंडिंग है। इट मीन्स कि ये कमेटी अगर जो भी रिकमेंडेशन दे देती है तो वो बाइंडिंग नहीं होता है सरकार पे, मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो नहीं मानिए। तो फिर इस तरीके की कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसकी वैल्यू नहीं की जाती। सो दीज आर द थिंग्स जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब वे फॉरवर्ड में ये कहा जा रहा है कि कैसे हम लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो फंक्शनिंग है उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें बेटर रिलेशनशिप बनानी होगी जो कैग है, तो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी को यहाँ पे कंसल्ट करना होगा अगर वो यहाँ पे कैग को अपॉइंट करते हैं, या फिर कैग को यहाँ पे अकाउंटेबल होना होगा लेजिस्लेचर का। कैग की रिपोर्ट जो है वो करंट होनी चाहिए और इनकी जो एग्जामिन है वो जल्दी जल्दी करे, बहुत डिले करते हैं ये एक इशू है तो इनको जल्दी करना होगा। सेकंड है कि वाइडर एम्बिट होनी चाहिए और बड़े स्तर पर यहाँ पे जो है इस कमेटी को रिकमेंडेशन देने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि इनको स्यो मोटो कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि ये कमेटी जो है अगर देखती है कि कुछ पब्लिक इश्यूज़ है तो उनके ऊपर भी वो कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ पार्लियामेंट में डिस्कस होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखो कि 3 सेशन होते हैं, मानसून सेशन, आपका विंटर सेशन और बजट सेशन। तो यहाँ पे हर एक सेशन में एटलीस्ट 2.5 आवर जो है वो एलोकेट होना चाहिए कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो भी रिपोर्ट है उसको डिस्कस करें और इनकी रिकमेंडेशन भी यहाँ पे दी जानी चाहिए। पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जब वो अपने रिपोर्ट को फाइनलाइज करते हैं तो उनसे पहले आप देखो कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं पब्लिक के जितने भी मेंबर्स हैं उनको लेकर कि वो अपनी रिएक्शंस दें जो भी रिकमेंडेशन यहाँ पे इस कमेटी के द्वारा दी जा रही है, और इनकी जो रिकमेंडेशन इसको बाइंडिंग बनाइए। बाइंडिंग होने से क्या होगा कि इनकी जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे सरकार को मानना होगा। साथ ही एक्सटर्नल एक्सपर्ट के द्वारा भी मदद ले सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की कमी है, तो यहाँ पे जो सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स है उनको भी यहाँ पे अवेल करना चाहिए यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा कि टेक्निकल मैटर में वो इनको हेल्प करे। क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी आप देखो कि यहाँ पे उनको जो पावर दिया जाता है वो यहाँ पे एग्जामिन करते हैं जो भी रिटायर्ड ऑफिशियल्स है उनका भी, तो उनको भी यहाँ पे एग्जामिन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के थ्रू मदद भी मिले। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हम लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में देख रहे हैं। बट इससे पहले आप देखो कि कैग और पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में कहा जा रहा है। देखिए आर्टिकल 148 है, जितनी भी आर्टिकल मैं यहाँ पे न्यूज़ में डिस्कस करती हूँ ओनली दोज आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट। आपको एम लक्ष्मीकांत खोल के सारे आर्टिकल्स को रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतने एग्जाम में नहीं आते। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैग की बात करते हैं तो इनकी मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है अंडर आर्टिकल 148, जिसमें कि ये कहा गया है कि कैग की जो ऑफिस है वो इंडिपेंडेंट है। ये हमारे इंडियन ऑडिट जो और अकाउंट डिपार्टमेंट है उसके ये हेड है। कैग की बात करें तो ये याद रखनी है कि इनके द्वारा 3 ऑडिट रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है। सबसे पहले है ऑडिट रिपोर्ट जो कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में है, सेकंड है ऑडिट रिपोर्ट जो कि फाइनेंस अकाउंट में है, थर्ड है कि ऑडिट रिपोर्ट जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग में है। तो ये 3 ऐसे रिपोर्ट है जो कि इनके द्वारा यहाँ पे सबमिट की जाती है।
साथ ही प्रेसिडेंट की बात करें तो ये सारे रिपोर्ट जो है वो दोनों हाउसेस के सामने रखते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद क्या होता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो इनको एग्जामिन करती है और जो भी फाइंडिंग है वो यहाँ पे पार्लियामेंट को बताती है। तो ये यहाँ पे आपका रिलेशन है कैग और पब्लिक अकाउंट कमेटी के बीच में। देखिए पहली तो यहाँ पर जो कमेटी है वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, फाइन। इसके अलावा दो और मेजर कमेटी है जिसको हम लोग एस्टिमेट कमेटी कहते हैं और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कहते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे बेसिक फैक्ट्स एंड डेटा है। एस्टिमेट कमेटी यानी कि एस्टिमेट लगाती है कि कितने खर्चे होते हैं। जब बजट यहाँ पे आपका बनता है तो उसमें हर एक प्रोग्राम में पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए कितने खर्चे होते हैं उसको यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है। ओरिजिनली यहाँ पे कहा गया है कि 25 मेंबर्स होते हैं, बट 1956 के बाद से क्या हुआ कि यहाँ पे 30 मेंबर आपका इंक्रीज़ कर दिया गया। और ये चीज़ें याद रखनी है कि सिर्फ एकमात्र ऐसी इकलौती कमेटी है जिसमें कि सारे 30 के 30 मेंबर्स आपके लोकसभा के होते हैं। क्योंकि आप देखो बजट भी जो प्रस्तुत किया जाता है वो लोकसभा में किया जाता है और बजट में किस तरीके से खर्चे करने हैं उसको एस्टिमेट भी लोकसभा के ही मेंबर कर सकते हैं। इसलिए इस तरीके से लिंक करके आपको याद रखना है। इस कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ पे स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड कमेटी जो कि है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है आप यहाँ पे देखो कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पर, वो भी 1964 में। 1974 में क्या हुआ कि इनके मेंबरशिप को रेज किया गया, यानी कि 22 हो गए हैं, 15 आपके लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से, ठीक है। पहले 15 था बट इसको आपका इंक्रीज करके 22 कर दिया गया। जो चेयरमैन है इस कमेटी के वो यहाँ पे स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं उनके अपने मेंबर से, जो कि यहाँ पे लोकसभा से ही आपके सिर्फ ड्रॉन हो सकते हैं, यानी कि जो चेयरमैन है इसके वो सिर्फ लोकसभा से ही बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि आपको एम लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगी, बट यहाँ पे करंट अफेयर्स में पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी टाइम टू टाइम जो है और डेली बेसिस में आपकी टॉपिक्स जो है वो रिवाइज होते रहती है। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसी के साथ हमने एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग देखा। बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। साथ ही कैग और पब्लिक अकाउंट कमेटी के बीच में क्या रिलेशन है वो देखें। पब्लिक अकाउंट कमेटी के यहाँ पे मेजर फंक्शन क्या है, साथ ही इंपॉर्टेंस क्या है, इश्यूज़ क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर और यहाँ पे हम लोग आज एंड करते हैं और कल हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल के साथ जो कि इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल इसके साथ स्टार्ट करूँगी और रेस्ट ऑफ दी जितनी आर्टिकल्स है इस पॉलिटी एंड गवर्नेंस के तहत उसे मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो ये सेकंड पार्ट भी इसका आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं। साथ ही अगर डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ पे देखनी है, यानी कि विजन है इसकी करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन में डिस्कस करती हूँ, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो मिलती हूँ कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजन है इसके करंट अफेयर्स जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो न्यू मंथ की मैगजीन आ चुकी है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे पॉलिटी के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्कीम्स इन न्यूज़। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एंड देन सेकेंड यहाँ पे हमारी स्कीम होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये दोनों स्कीम को मैं आज यहाँ पे कंप्लीट कराती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक छोटी सी नोटिस कि अगर आप लोग विजन है इसकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो, वो भी प्रीलिम्स 2022 के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ पे मेल कर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। तो अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस योजना के तहत आप देखो कि यहाँ पे एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 5,000 रुपीज़ का, और ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर को वेरीफाई करने के लिए कि उनका अकाउंट यहाँ पे पीएम जनधन योजना के तहत है कि नहीं बैंकों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जा रही है। ओवरड्राफ्ट कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि पीएम जनधन योजना जिसमें कि 0 बैलेंस से यहाँ पे अकाउंट ओपन की जा रही थी, मान लीजिए कि यहाँ पे पैसे नहीं है किसी के बैंक अकाउंट में, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे 5,000 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हो। वो भी यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, तो उस हिसाब से अगर विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इट मीन्स कि बैंकों में आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इतना लिमिट जो लगाया गया है 5,000 तक आप मनी यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, अगर आप लोग को अर्जेंट नीड है, कुछ आप लोग को पैसे की ज़रूरत है तो इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करना। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो ये आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इट मीन्स कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, मेजोरिटी आप देखो कि वहाँ पे गरीब लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने बेसिक एमिनिटीज़ को भी डे बाय डे वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो वैसे लोगों के लिए उनकी जीवन को और बेटर करने के लिए ये मिशन लाया गया है। तो यहाँ पे जो ओवरड्राफ्ट की बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि लोगों के पास अगर पैसे की कमी है तो यहाँ पे पॉवर्टी कम हो सके,
जिससे कि वो जो भी वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत हो, स्किल्ड वेजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत हो, तो ये सारी चीज़ें उनको मिल सके। साथ ही यहाँ पे 9 to 10 करोड़ जो रूरल पुअर हाउस होल्ड है उनको यहाँ पे मोबिलाइज कर सके सेल्फ हेल्प ग्रुप में। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है? देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक यहाँ पे ऐसी ग्रुप होती है जो कि लोग एक साथ आते हैं और अपने फ़ायदे के लिए, अपने अपने लाइफस्टाइल को, अपने लाइवलीहुड को बेटर करने के लिए वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे का हेल्प करते हैं और ख़ुद का भी हेल्प करते हैं। तो इस फेज़ मैनर में उनको यहाँ पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके का यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लाई गई है। और इस मिशन का ये जो मिशन है इसकी ऑब्जेक्टिव ही यही है कि एक तो पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, दूसरी बात है कि यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को और भी ज़्यादा यहाँ पे मोबिलाइज करनी है। अब डिटेल देख लेते हैं इस स्कीम का क्या है। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना है जो कि 1999 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन फिर इसको 2010-11 में रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और इसी के तहत आप देखो कि यहाँ पे नाम चेंज करके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, जो कि एक अच्छा खासा फोकस प्रोवाइड करता है, मोमेंटम प्रोवाइड करता है कि कैसे हम लोग अपने देश में पॉवर्टी रिडक्शन कर सके, गरीबी को कम कर सके। 2015 में ये प्रोग्राम का नाम रीनेम किया गया और तब से ये दीनदयाल जी के ऊपर इस प्रोग्राम का नाम रखा गया। फिर से यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना निकल कर आया। मिनिस्ट्री कौन सी है? तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कोई भी ऐसी स्कीम जो कि यहाँ पे पॉवर्टी को हटाने के लिए होती है, मास लेवल पे होती है, तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है। स्कीम बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड देखने को मिलेगा और एक यहाँ पे आपका सेंट्रल सेक्टर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों में डिफरेंस है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इट मीन्स कि सेंटर के द्वारा ये स्पॉन्सर किया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पे फंड दिया जाएगा इस स्कीम में वो यहाँ पे आपका डिवाइडेड होगा बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये आपका 60-40 के रेशियो हो सकता है फॉर नॉर्मल स्टेट और फिर उसके बाद 90-10 हो सकता है फॉर हिली रीजन और हिली रीजन प्लस यहाँ पे आपका 90-10 का रेशियो जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए है। तो इस तरीके का होता है कि 90% यहाँ पे जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे, 10% जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बट व्हाट अबाउट सेंट्रल सेक्टर स्कीम? सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% जो फंड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, इसलिए इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इट मीन्स कि इस स्कीम में यहाँ पे फंड जो प्रोवाइड किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। कुछ की फीचर्स देख लेते हैं कि इस स्कीम की क्या की फीचर्स है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन है। एटलीस्ट एक विमेन मेंबर जो है, हर एक यहाँ पे जो भी ग्रामीण पुअर हाउस होल्ड है ना, उसमें से एक विमेन यहाँ पे होनी चाहिए जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत इनको लाना है और एक टाइम बाउंड मैनर पे यहाँ पे एक पर्टिकुलरली उन पे इन्फेसिसाइज करनी है जो कि यहाँ पे वल्नरेबल कम्युनिटीज़ से है। तो इट मीन्स कि विमेन की जो कंडीशन है उसको अपग्रेड करने की बात की जा रही है और सेल्फ हेल्प ग्रुप में यहाँ पे एक विमेन तो होनी ही चाहिए उस एरिया से। सेकेंड है कि पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर की। जैसे आप देखो कि कुछ जो टारगेट ग्रुप है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत, वो यहाँ पे वेल डिफाइंड, ट्रांसपेरेंट, इक्विटेबल प्रोसेस, जो भी पार्टिसिपेटरी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है गरीब लोगों का, वो यहाँ पे आपका रखा जाता है और कम्युनिटी के लेवल पे सारे हाउस होल्ड जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं एज ए पुअर, वो यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे PIP प्रोसेस है जो कि पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उनको पार्टिसिपेट कराना है। ये यहाँ पे आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का टारगेट ग्रुप है और ये एलिजिबल है सारे बेनिफिट्स के लिए जो भी यहाँ पे प्रोग्राम के तहत प्रोवाइड की जा रही है। थर्ड पॉइंट है कि कम्युनिटी फंड्स जो है वो रिसोर्स है इन परपेचुइटी। अगर हम लोग देखें तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है एक रिवॉल्विंग फंड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है, ये एक रिसोर्सेज की तरह है। तो रिवॉल्विंग फंड है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है, इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस हिसाब से यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि बेटर तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल और जो फिनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी है वो यहाँ पे स्ट्रेंथन हो सके। फिर है यहाँ पे फिनेंशियल इंक्लूजन, इट मीन्स कि हर एक लोग के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो डिमांड साइड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे फिनेंशियल लिटरेसी जो है वो प्रमोट हो रहा है पुअर्स में। और साथ ही साथ आप देखो कि फिनेंशियल लिटरेसी कहने का मतलब है कि लोगों को ये पता होना चाहिए। फिनेंशियल इंक्लूजन होगा, इट मीन्स कि लोगों के पास बैंक अकाउंट होंगे तो फिर लोगों को पता होगा कि बैंकों से जो है वो कैसे बैंकों में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, उनसे विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ATM यूज़ करना, फ़ोन यूज़ करना। तो ये भी एक अपने आप में फिनेंशियल लिटरेसी है। साथ ही यहाँ पे कैटालिटिक जो कैपिटल है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना सेल्फ हेल्प ग्रुप को और उनके फेडरेशन को। ये तो डिमांड साइड के हिसाब से। लेकिन अगर सप्लाई साइड से देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो मिशन के कोऑर्डिनेट्स है ना
वो यहाँ पे फिनेंशियल सेक्टर्स के साथ उसको कोऑर्डिनेट करेंगे और साथ ही इंकरेज करेंगे कि इन्फॉर्मेशन का यूज़ करें, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि लाइवलीहुड मिशन है। ये मिशन जो है मेनली यहाँ पे क्या है कि फोकस करेंगे कि कैसे लोगों की जो दिनचर्या है, जिस तरीके से लोगों का लाइफस्टाइल है और जैसे वो जीते हैं, वो पोर्टफोलियो जो है और ज़्यादा प्रमोट हो। क्योंकि मेनली आप लोग देखो कि वल्नरेबल रिडक्शंस होनी चाहिए लोगों में, जो ये दयनीयता है, इट मीन्स कि लोग जो है वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो इन चीज़ों को कम करना है और उनकी जो लाइवलीहुड है उनको इन्हांस करना है। ओके, साथ ही आप देखो अदर फीचर्स भी है। हाई एम्फेसाइज करनी है किसमें, तो दूसरे प्रोग्राम के साथ इसको कन्वर्ज करके, साथ ही पार्टनरशिप करना है जितने भी एनजीओज वगैरह है और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ ही ये 2 लेवल पे होगा, स्ट्रैटेजिक भी और इम्प्लीमेंटेशन भी, तो इस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद अगर नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट की बात करें तो इसको एज ए सबसेट जैसा यहाँ पे आपका लाया गया। जैसे ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना, तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके तहत क्या है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे पॉवर्टी रिडक्शन करना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम लोग एक ही स्कीम लेकर आए और उसी से पॉवर्टी रिडक्शन हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे स्कीम हो गए, जैसे कि आप पोषण अभियान भी देखते हो, वो भी एक इसी का सबसेट है, क्योंकि यहाँ पे गरीबी कम करने के लिए जो कुपोषित बच्चे हैं, जो एनीमिक बच्चे हैं, उनको यहाँ पे जो है सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, जिससे कि खून की कमी ना हो, जिससे कि बच्चों में जो हाइट कम रह जा रहा है या फिर एज कम मतलब कि वेट कम रह जा रहा है या फिर आपको मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो ये सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए यहाँ पे आपका सबसेट बनाया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है, ठीक है। कोर वैल्यूज़ क्या है कि यहाँ पे पुअरेस्ट को इंक्लूड करना है। किसी भी स्कीम में आप देखो कि जो स्कीम बनाए जाते हैं बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट करना होता है ग्राउंड लेवल पर, लेकिन जो सच में हकदार होते हैं उस स्कीम के, वहाँ तक वो स्कीम की बेनिफिट नहीं पहुँच पाती है, वो कहीं ना कहीं बीच में ही खो के रह जाती है। तो इसलिए जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पे स्कीम में इंक्लूड करना है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तो होनी ही चाहिए सारे प्रोसेस और इंस्टीट्यूशन की। ओनरशिप और की रोल भी कहा जा रहा है कि गरीबी का होना चाहिए, उनके इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए, वो भी सारे स्टेजेस में, कि जब प्लान कर रहे हैं तब हो, जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तब हो, और इस चीज़ को अगर मॉनिटर कर रहे हैं तब हो। साथ ही कम्युनिटी की सेल्फ रिलायंस पे मैटर करता है कि आत्मनिर्भर बनाना है, और सेल्फ डिपेंडेंसी की भी बात होती है कि लोग खुद पे ही डिपेंडेंट हो, दूसरे पे और दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो। अब तक यहाँ पे अचीवमेंट देखते हैं, क्योंकि ये स्कीम काफ़ी पुरानी है, 2015 से इसका नामांकन हुआ है, तो अब तक आप देख सकते हो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टोटल 8 करोड़ वुमेन जो है वो गरीब से और वल्नरेबल कम्युनिटीज़ से उनको मोबिलाइज किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ठीक है। साथ ही आप देखो कि करेंट ईयर में 248 ब्लॉक्स है, जिसमें कि यहाँ पे आपका कवर किया गया है 41 लाख हाउस होल्ड, और इसको यहाँ पे जो है 3 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में यहाँ पे इसको कवर किया गया है। 3.5 लाख कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो है उनको भी डेवलप किया गया है। और स्कीम्स में आप देखो कि टोटल यहाँ पे 4.35 लाख करोड़ जो बैंक लोन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। और कब से कब तक का है, तो 2013 से 2021 तक का है। साथ ही जो एनपीए है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंकों का ऐसा एसेट जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर लोन के फॉर्म में दे दिया गया है और लोन यहाँ पे लोगों के द्वारा रिपेमेंट नहीं की गई है, तो उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। ये 2.57% है। ये चीज़ दिखाती है कि यहाँ पे सही तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर जो होते हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेते हैं, लेकिन वो उनकी बिजनेस प्रॉफिट में जा रही है तब जाकर वो लोन जो है वापस से चुकता कर देते हैं ऑन टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उनकी बिजनेस प्रॉफिट में जा रही है, तभी वो वापस से पैसे भी जो है वो यहाँ पे दे पा रहे हैं। तो ये बातें हैं कि अपनी जो है यहाँ पे जो भी लोन है उसको रिपेमेंट कर पा रहे हैं। इसलिए एनपीए रेशियो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो 2.57 ही है ओनली। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव देखा हमने, डिटेल्स ऑफ स्कीम ने देखे कि यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन है, की फीचर्स क्या है और अचीवमेंट क्या है। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि योजना। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अब इसको एक्सटेंड करने की बात की गई है कि 2026 तक जो है सिंचाई कृषि योजना को यहाँ पे बढ़ाया जाए। सिंचाई कृषि योजना ये आपका इरिगेशन के लिए यहाँ पे आपका स्कीम लाया गया है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे आप देखो कि इन्वेस्टमेंट को इरिगेशन में कन्वर्ज करना, वो भी फील्ड लेवल पे, ठीक है। साथ ही आप देखो कि जो फिजिकल एक्सेस है वाटर का फार्म में, उसको यहाँ पे आपका फाइनेंस करना और एक्सपेंड करना जो कल्टिवेबल एरिया है। इट मीन्स कि हर खेत को पानी, जहाँ पे भी आप देखो कि क्रॉप फसल लगाया जा रहा है उस फसल में पानी की ज़रूरत है, तो पानी वहाँ पे मिलनी चाहिए। इंटीग्रेशन करना है जो वाटर सोर्स है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या फिर एफिशिएंट यूज़ करना है, जिससे कि हम लोग पानी को बेटर तरीके से यूज़ कर सके, और वो भी एक अच्छा खासा टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिस को इस्तेमाल करके। साथ ही ऑन फार्म जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं,
जिससे कि आप देखो कि बहुत ज़्यादा जो है इरिगेशन के टाइम में पानी की वेस्टेज होती है। पानी के कारण जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होते हैं वो यहाँ पे आपका बह के चले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लड हो जाती है तो ऊपर लेयर की जो मिट्टी होती है वो बह जाती है, और ऊपर लेयर की जो मिट्टी होती है अपर लेयर ऑफ सॉइल, उसी में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे फर्टिलिटी होती है, तो फर्टाइल सॉइल्स जो है वो भी इरोड हो जाते हैं। तो ये सारे जो है अननेसेसरी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे जो कि इरिगेशन के पानी के कारण होता है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो एडॉप्शन है, एक अच्छा खासा मेथड होना चाहिए इरिगेशन का, और वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए। जैसे कि आप देखो मोर क्रॉप पर ड्रॉप है, इस तरीके की यहाँ पे आपकी क्यारियाँ बनाई जाती हैं, और अगर यहाँ पे आपका इस तरीके से क्रॉप है तो इसके ऊपर पाइप बिछाया जाता है, और यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप इस क्रॉप में वो पानी जाते रहता है। इट मीन्स कि अगर आप तेज़ कर दोगे फोर्स तो यहाँ पे पूरी तरीके से पानी बह जाएगी, टंकी खत्म हो जाएगी और वाटर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होती है। लेकिन ये ड्रॉप बाई ड्रॉप अगर यहाँ पे जा रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे वेस्टेज नहीं हो रही है पानी की। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को बेटर तरीका यहाँ पे अपनाना चाहिए इरिगेशन के लिए। साथ ही जो एक्वाफायर्स है उनकी रिचार्ज के लिए भी काम करना होगा, कि ग्राउंड वाटर टेबल्स इतने ज़्यादा नीचे चले गए कि एक्वाफायर्स को रिचार्ज करना ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी होगी जो रेनफेड एरियाज है उनके डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ पे हम लोग वाटरशीट अप्रोच को ही यूज़ कर सकते हैं सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के लिए। साथ ही ग्राउंड वाटर को भी हम लोग को यहाँ पे रीजनरेट करना है। तो ये सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। मेनली आप लोग देखोगे सिंचाई यानी कि इरिगेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे पर्सपेक्टिव है उन सबको ऑब्जेक्टिव के रूप में रखा गया है। अब यहाँ पे समझिए, बात करें इरिगेशन की, एग्रीकल्चर की, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर होंगे। अगेन ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये इंटर मिनिस्ट्रियल स्कीम है जिसको कि यहाँ पे आपको फॉर्म किया गया है यहाँ पे जो ऑन गोइंग स्कीम है उनको मिलाकर। जैसे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो इसके तहत जो पहले की स्कीम थी एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये सारे, और ऑन फॉर्म वाटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये आपका कंपोनेंट था नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये 3 ऐसे स्कीम है जिसको मर्ज करके यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्कीम का नाम रखा गया है। वाटर बजटिंग जो है ये भी किया जाता है सारे सेक्टर में, जैसे कि घर में पानी कितना आता है, कितने खर्च होते हैं, कितना यहाँ पे यूज़ होता है, कितना यहाँ पे नॉन यूज़ होता है। साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर में पानी की बर्बादी हो रही है या फिर पानी का यहाँ पे ज़रूरत है तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन सही तरीके से हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ में आप देख सकते हो कि बहुत सारे वेस्ट वाटर जो है वो बाहर निकलते, तो फिर यहाँ पर भी अलग तरीके का प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड है, ये आपका यहाँ पे इस स्कीम के तहत बनाया गया है नबार्ड में, कि यहाँ पे फास्ट ट्रैक तरीके से और जो भी इनकम्प्लीट मेजर या माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी के अलावा एक और फंड है जो कि माइक्रो इरीगेशन फंड है, ये भी आपका एनबी नबार्ड के साथ है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा कि एक स्टेट फाइनेंस जो असिस्टेंस है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है, और ये जो है यूनियन मिनिस्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा सारे कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ के। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो कि यहाँ पे चेयरमैनशिप है वाइस चेयरमैन का नीति आयोग का, इसके तहत आपको देखने को मिलेगा। कंपोनेंट की बात करें कृषि सिंचाई योजना का, तो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है। इसमें क्या कि फास्टर कंप्लीशन पे फोकस करना है, कि जो भी मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना उसको सही तरीके से और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। हर खेत को पानी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो लेक हो, पॉन्ड्स हो, पोखर हो, सब कुछ जो है उनको ये रिपेयर करना है, रिस्टोर करना है। और यहाँ पे एक कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए जो ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज है। साथ ही आप लोग को जल संचय है, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसको भी कंस्ट्रक्ट करना है। साथ ही न्यू वाटर सोर्सेज लेकर आना है माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू। साथ ही ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट करनी है उस एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और ये जो है आज की डेट में स्टोर रन ऑफ, फ्लड रन ऑफ के कारण जो है वो यहाँ पे सिंक हो रहे हैं। डाइवर्जन करना है पानी को, यानी कि डिफरेंट सोर्स और डिफरेंट लोकेशन से यहाँ पे पानी को जो है डाइवर्ट करना है, जिससे कि यहाँ पे सर्विस एरिया तक पहुँचे, जो इरिगेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है वहाँ पानी पहुँचे, तो ये भी काम किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम है उसको भी यहाँ पे फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से आगे चलते जा रहे हैं, पीछे हमारे जो भी यहाँ पे प्रैक्टिसेस थे, टेक्नोलॉजीज था, उनको हम लोग भूल चुके हैं, तो इसलिए इनको भी हम लोग को रिवाइव करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग अपने शहर का देख सकते हो, ये है जल मंदिर गुजरात की, खतरी खूल हिमाचल प्रदेश की, जाबू नागालैंड की, इर्री तमिलनाडु की, डोंग्स आसाम की, कातास बंदास ये उड़ीसा और एमपी की है। तो इन सारे राज्यों से अगर आप बिलोंग करते हो तो फिर ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़िशिएंट वाटर कन्वीनियंस होनी चाहिए और प्रिसाइज वे में यहाँ पे वाटर एप्लीकेशन डिवाइस होनी चाहिए। जैसे आप देखो कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप कैसे होता है, तो ड्रिप इरीगेशन है, ड्रिप ड्रिप करके पाइप से जो है वो पानी गिरते रहेगा। स्प्रिंकल है जो कि आप देखते हो कि चारों ओर घूम घूम के पूरे फील्ड में पानी दे देता है। पाइवॉट्स है, रेन गन है, ये सब ऐसे हैं यहाँ पे फार्मिंग सेक्टर में जिसमें कि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम समय में ज़्यादा इल्ड कर सकते हैं।
साथ ही माइक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इरिगेशन जो स्ट्रक्चर है उसको भी कंस्ट्रक्ट करना है, जिससे कि जो और भी सोर्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं कुछ एक्टिविटीज़ से, जैसे कि ट्यूबवेल हो गया, डग वेल हो गया, तो इनसे जो भी सोर्स यहाँ पे लेकर आते हैं उनको सप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे करना है। स्टोरेज यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकेंडरी स्टोरेज होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पानी को स्टोर करने का भी एक प्रबंध होना चाहिए। जो एक्टिविटी है वो भी एक्सटेंड करना चाहिए साइंटिफिक मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत थर्ड कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। इफेक्टिव तरीके से हम लोग को रन ऑफ जो होता है, यानी कि वाटर जो है वो खेती से बाहर निकल कर जाता है, जिसमें कि आप देखो कि फर्टाइल सॉइल भी चली गई, काफ़ी कुछ चली जाती है, तो उस चीज़ को रोकना है। और जो मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ है उन चीज़ में यहाँ पे हाथ देना है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ है, तो इसमें क्या क्या है, इसमें आप लोग देखो कि रिज एरिया ट्रीटमेंट है, इसमें आपको काम करना है। ड्रेनेज लाइन है, ट्रीटमेंट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जैसे बारिश होती है तो बारिश के वाटर को भी यहाँ पे सेव करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एमजी नरेगा को यहाँ पे आपका कवर करना होगा, कन्वर्ज करना होगा, और यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज को क्रिएट करके, जिससे कि फुल यहाँ पे आपका पोटेंशियल है कि कैसे बैकवर्ड जो रेन फेड है उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो ये वाटरशेड डेवलपमेंट है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे बहुत सारे वाटर बॉडीज़ है जिसमें कि हम लोग को यहाँ पे डेवलपमेंट करनी है। पानी जो यहाँ पे रन ऑफ हो रहा है उसको कई तरीके से रोकने की यहाँ पे प्रबंध करनी चाहिए। तो ये 3 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत है। एक तो है यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी, सेकेंड है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एंड थर्ड है वाटरशेड मैनेजमेंट। सो गाइज, आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे लगे होंगे। आज टाइम कम थी इसलिए मैं गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ स्टार्ट की हूँ। कल से मैं प्रॉपर तरीके से पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्टार्ट करूँगी। तो अगर आप लोग को इंटरेस्टेड है, आप लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे अपनी विजन है इसके करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन को कंप्लीट करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। आज के लिए बस इतनी, कल हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू। वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन है इसके करंट अफेयर्स, जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस की एक लेसन आ चुकी है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे 3 टॉपिक को कवर किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल के साथ, देन यहाँ पे रेस्ट ऑफ द टॉपिक को भी मैं कवर कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोग को विजन है इसके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ से जाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2021 ये अमेंडमेंट बिल है जिसको कि पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये जो बिल है इसमें कौन सी यहाँ पे आप जो कानून है उसको अमेंड किया जाएगा, तो ऑलरेडी है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इन दोनों में कुछ प्रोविजंस है जिसको यहाँ पे अमेंडमेंट करने की बात की गई है। तो चलिए ये बिल आपका पास हो गया है पार्लियामेंट से, लेकिन जब प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर दिया जाएगा तब ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि ये कानून आ जाएगा, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट की जाएगी। अब यहाँ पे ये दोनों जो कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपका थोड़ा समराइज करके मेन पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, तो इसे देख लीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, यहाँ पे प्रोवाइड क्या किया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले कि एलोकेशन ऑफ सीट्स है, साथ ही डिलिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिसमें इलेक्शन होनी है। जहाँ जहाँ इलेक्शन होती है तो वहाँ वहाँ आपका जो बाउंड्री है उसको यहाँ पे डिलिमिट किया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे होती है जो कि बताती है कि एक क्षेत्र में या फिर एक राज्य में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो यहाँ पे डिलिमिटेशन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, इट मीन्स कि कितने वोटर्स है जो कि क्वालिफाई हो गए हैं इस तरीके के इलेक्शन के लिए, और इलेक्टोरल रोल्स जो है उसको प्रिपेयर किया जाता है इस कानून के थ्रू। बट क्या डिफरेंस है यहाँ पे 1951 को लेकर, तो एक्चुअली आप देखो कि जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, इट मीन्स कि जो लोकसभा है, उनके इलेक्शन को जो कंडक्ट कराया जाता है, और साथ ही साथ जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है हर एक राज्यों की, उनकी जो इलेक्शन कंडक्ट होती है वो किस कानून से होती है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। 50 में क्या है कि वोटर्स वगैरह कौन है, डिलिमिटेशन करना है, एलोकेशन करना है सीट्स का, या फिर जो प्रिपरेशन करनी है इलेक्टोरल रोल्स का, वो सारी चीज़ें हैं। इट मीन्स कि इलेक्शन के पहले का जितनी भी प्रिपरेशन होती है वो 1950 में है, लेकिन जो इलेक्शन करना है एक्चुअली चाहे वो लोकसभा का हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का हो, वो हमारा 1951 के तहत होता है। क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन अगर हम लोग मेंबरशिप का देखें तो ये भी आपका इसी कानून से होता है कि बहुत आप देखो हाउसेस से जो है बहुत सारे मेंबर्स को क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी जाती है, साथ ही बहुत सारे लोगों की डिसक्वालिफिकेशन भी हो जाती है, उनको यहाँ पे
हटाया भी जाता है, तो वो सारा काम भी 1951 के तहत होता है। साथ ही करप्ट प्रैक्टिसेस है, अदर ऑफेंसेस है, और साथ ही कनेक्शन आप देखो कि इस तरीके के इलेक्शन से अगर हो गया किसी भी तरीके का, अगर इलेक्शन में आप देखो करप्ट प्रैक्टिसेस बहुत सारे चलते हैं, तो भ्रष्टाचार हो रहे हैं या फिर कोई ऑफेंसेस हो रहे हैं, अपराध किए जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी डील की जाती है 1951 के कानून के द्वारा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि 1950 और 1951 में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आप देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, इस कानून में क्या क्या प्रोविजन है वो देख लिए, लेकिन कहाँ कहाँ यहाँ पे आज के डेट में प्रोविजन है और क्या क्या चेंजेस लाने की बात की जा रही है, ये सब हम लोग बारीकी से समझेंगे। यहाँ पे आप देखो कि एरिया कहा जा रहा है वो एरिया जहाँ पे इलेक्टोरल रोल का जितना भी डेटा है उसको आधार से लिंक करना है, ठीक है। और ये चीज़ें लिखी गई है 1951 के यहाँ पे सेक्शन 23 में। अब आज के डेट में क्या है, तो 1951 के कानून 1950 के कानून के हिसाब से देखो तो यहाँ पे कहा गया है कि एक पर्सन जो है वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को अप्लाई कर सकते कि उनका नाम इलेक्टोरल रोल में, जहाँ से भी वो यहाँ बिलोंग करते हैं, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते, तो इलेक्टोरल रोल में एटलीस्ट उनका नाम आना चाहिए। सेकंड है कि वेरिफिकेशन के बाद अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड होते हैं तो एप्लीकेंट को यहाँ पे रजिस्टर्ड करना होता है, फिर उनको जो है एप्लीकेंट नेम जो है वो दिया जाता है और उनका नाम इस तरीके से इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड हो जाता है। बट अब यहाँ पे क्या चेंजेस करना है, कि जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है ना, उनको यहाँ पे ज़रूरत होगा कि वो जिस इंसान का यहाँ पे नाम इंक्लूड कर रहे हैं उनको वो आधार कार्ड ले और आधार नंबर से वो लिंक करे। साथ ही अगर नाम ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में है तो आधार नंबर में जो है वो ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होगी, और पर्सन जिनको कि यहाँ पे डिनाइड कर दिया गया है, इट मीन्स कि उनका ऑलरेडी पहले से ही है या फिर उनको डिनाई कर दिया गया है कि उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा या फिर उनका नाम डिलीट कर दिया गया, तो अनेबल है कि वो यहाँ पे आधार नंबर दे, क्योंकि सफिशिएंट कॉज है कि वो जो भी सफिशिएंट कॉज होगा वो उनको प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि अब नया क्या किया जा रहा है कि ऐसे लोगों के नाम जो है वो इंक्लूड नहीं कराए जा रहे, अब लोगों को वेरीफाई किया जा रहा है विद आधार कार्ड, ठीक है। सेकेंड है कि क्वालिफाइंग डेट, इनरोलमेंट का अगर आप देखोगे इलेक्टोरल रोल में तो क्वालिफाइंग डेट जो यहाँ पे दिया जाता है, तो उसके लिए अभी क्या है कि 1950 के कानून के अकॉर्डिंग आप देखो तो जो क्वालिफाइंग डेट है इनरोलमेंट का इलेक्टोरल रोल में तो वो 1 जनवरी है, ठीक है। और इससे क्या है कि कोई भी पर्सन अगर उनकी एज अगर 18 ईयर्स हो चुकी है, एलिजिबल है कि वो यहाँ पे वोट करेंगे 1 जनवरी के बाद, तो उनको यहाँ पे इलेक्टोरल रोल में जो है सिर्फ तभी यहाँ पे इनरोल करना होगा जब रोल प्रिपेयर्ड हो गया होगा या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वो रिवाइज हो रहे हैं। मान लीजिए कि इस बार 2022 में 18 ईयर्स हो चुका है आफ्टर 1 जनवरी, तो अब क्या है कि उनको यहाँ पे अधिकार तभी मिलेगा राइट टू वोट का जब उनका इलेक्टोरल रोल जब प्रिपेयर्ड हो रहा है तो उसमें उनका नाम होगा, या फिर अगले साल अगर कभी भी इलेक्शन होगी तो उसमें उनका नाम होगा, तभी उनको यहाँ पे हक दिया जाएगा कि अब आपके पास वोट करने का अधिकार है। ये चीज़ें प्रेजेंट है आज के डेट में। अब इसमें चेंज क्या करना है, चेंज करना है कि यहाँ पे 4 क्वालिफाइंग डेट देना है। अभी तक सिर्फ 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी अगर नहीं हुआ तो आप सोचो लोगों को फिर से वेट करना पड़ता था नेक्स्ट 1 जनवरी का। तो 18 ईयर्स जरूरी थोड़ी है कि किसी का भी 18 ईयर्स पूरे साल कंप्लीट हो रहा है तो उनको अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक ही डेट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 4 डेट दिया जा रहा है, 1 जुलाई, 1 अप्रैल, 1 यहाँ पे जनवरी एंड 1 अक्टूबर। सो ये एक नया तरीका है जिससे कि लोगों को 1 साल का वेट ना करना पड़े। राइट टू वोट का अधिकार है उनका, जैसे ही वो 18 ईयर्स के हो जाते तो यहाँ पे 4 डेट यहाँ पे अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। थर्ड है कि जेंडर न्यूट्रल जो प्रोविज़न है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। इट मीन्स कि 1950 के कानून के तहत ये परमिट किया गया कि कुछ जो लोग हैं जो ऑर्डिनरी यहाँ पे रेसिडेंट है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑर्डिनरी रह रहे हैं, तो वो इलेक्टोरल रोल में तो रजिस्टर्ड है ही, तो इस तरीके के पर्सन जिसमें कि सर्विस क्वालिफिकेशन वो होल्ड किए, तो इस तरीके के जो मेंबर है जैसे आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर है, तो जो कि इंडिया से बाहर है, तो उनको भी यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि वो भी यहाँ पे वोट देते हैं। साथ ही आप देखो इस तरीके के पर्सन की जो वाइफ्स होती है ना, उनको भी यहाँ पे ऑर्डिनरी कहा जाता है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑर्डिनरी ही रह रही है। 1951 का जो कानून है वो क्या कहता है कि जो लोग यहाँ पे, चाहे वो यहाँ पे आर्म फोर्सेस से रिलेटेड हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, जिनको कि इंडिया से बाहर अगर नौकरी दी गई है, तो उनकी जो वाइफ है ना, वो अगर यहाँ पे आप देखो कि वोट कर सकती है इन पर्सन या फिर पोस्टल बैलेट के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो उनकी वाइफ को ये अधिकार दिया गया है कि या तो आप जाकर जो है पोलिंग बूथ में वहाँ पे जाकर आप वोट दे दो या फिर पोस्टल बैलेट के थ्रू आप वोट दे दो। तो ये 1951 में था। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो बिल है इसमें एक टर्म है वाइफ, तो वाइफ को यहाँ पे रिप्लेस करके स्पाउस लिख दो, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे आपके मेल पार्टनर का अगर
प्रेजेंट नहीं है तो फीमेल ही यहाँ पे ऐसा कर सकती है। ऐसा क्यों है? आज की डेट में आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी फीमेल है जो कि इंडिया के बाहर वो जॉब करती है, तो अगर उनके हस्बैंड यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहे हैं, तो उनको भी अधिकार होना चाहिए ना कि वो इन पर्सन जाकर वोट करे या फिर पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करे। तो जेंडर न्यूट्रल की ज़रूरत यहाँ पे भी है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ड है वाइफ को उसको डिलीट करके उसको रिप्लेस करके आपका स्पाउस से यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्रेट आइडिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि रिक्वेजिंग ऑफ प्रीमिसेस फॉर इलेक्शन पर्पस, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि अभी क्या था कि 1951 के कानून के तहत यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को परमिट किया गया था कि जो रिक्वेजिशन प्रीमिसेस है ये बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे आप देखो कि इसको पोलिंग स्टेशन जैसा भी यूज़ किया जा सकता है या फिर जो बैलेट बॉक्सेस है उसको भी स्टोर करने के लिए यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे आप देखो पोल कंडक्ट होने के बाद, जितनी भी वोटिंग वगैरह करना है उसको कंडक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या है कि जो बैलेट बॉक्सेस है उसको स्टोर करना होता था, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती थी, पोलिंग स्टेशन की ज़रूरत होती थी। बट अब यहाँ पे क्या है ना कि इस बिल में ये कहा गया है कि इस तरीके के प्रीमिसेस को यहाँ पे पूरा करने के लिए जो पर्पस है उसको रिक्वेशन किया जाएगा। और इसमें क्या है कि आप देखो कि काउंटिंग वगैरह भी होगा, अगर वोटिंग मशीन को स्टोर करना है तो वो भी करना है, वो भी यहीं पे होगा। पोल रिलेटेड मटेरियल्स होंगे, एकोमोडेशन है सिक्योरिटीज़ फोर्स के और पुलिंग पर्सनल की, तो ये सारी चीज़ भी यहाँ पे आपका ऐड ऑन किया गया है। तो ये 4 एरिया जहाँ पे अमेंडमेंट करना है। अब इस बिल का कुछ फ़ायदा देख लेते हैं। सबसे पहले ये बात है कि जो बोगस यहाँ पे वोटिंग है ना वो यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि अगर इलेक्टोरल रोल के डेटा को आधार कार्ड से लिंक करेंगे तो ऑब्वियस है कि जो यहाँ पे आप देखो कि एक ही लोग 2-4 बार अगर वोट देते हैं या फिर दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आकर वोट देते हैं, या गलत तरीके का यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा चलता है, सेम पर्सन ही डिफरेंट प्लेस में जाके वोट देते, तो अब ये नहीं हो पाएगा, एक ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी। और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि जो इलेक्टोरल रोल है वो भी क्लीन हो पाएगा एक ग्रेटर एक्सटेंट, और यहाँ पे इलेक्टोरल जो रजिस्ट्रेशन है वो फैसिलिटेट हो पाएगा लोकेशन में। जो भी यहाँ पे ऑर्डिनरी अगर तरीके से रह रहे हैं तो उनको यहाँ पे बेटर तरीके का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल पाएगा। सेकंड है कि जो एसेसिबिलिटी है वोटिंग का वो इम्प्रूव हो पाएगा। अगर 2 डेटाबेस को लिंक करते हैं तो इससे क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे आसान हो जाएगा कि माइग्रेंट वर्कर को वो ट्रैक कर सके, साथ ही अपनी इलेक्शन जो पार्टिसिपेशन है उसको वो इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट है कि मल्टीपल कट ऑफ डेट्स है। जनवरी 1 जो है वो कट ऑफ डेट है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे यूथ जो है वो डिप्राइव हो जाते हैं कि उनको नेक्स्ट ईयर वेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है कि 4 तरीके का डेट जो प्रोवाइड किया गया है उससे बहुत सारे जो लोग हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे। जेंडर न्यूट्रल जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन में क्या है कि आर्मी मैंस की जो वाइफ है उनको यहाँ पे इनरोल किया जाता है एज अ सर्विस वोटर, बट वुमेन आर्मी जो ऑफिसर हस्बैंड है वो नहीं किया जाता, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बट अब इस बिल में क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है मेल स्पाउस को लेकर, तो अब इस चीज़ को यहाँ पे रिमूव करने की बात की जा रही है। तो ये सिग्निफिकेंस है इस बिल में, काफ़ी अच्छे तरीके का यहाँ पे प्रोविजन ऐड ऑन किया जा रहा है, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी हर कुछ तो हैप्पी नहीं होता है, कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है। तो क्या नेगेटिव पॉइंट है? डिस्क्रिशन है, यानी कि इलेक्टोरल ऑफिसर्स की यहाँ पे पूरी तरीके से मनमानी चलने वाली है कि वो क्या करना चाहते हैं, किसका यहाँ पे आधार कार्ड जो है वो लिंक करेंगे नहीं करेंगे, तो पूरी तरीके से पावर यहाँ पे जो है इलेक्टोरल ऑफिसर्स को दे दिया गया है। साथ ही आप देखो कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया है। इट मीन्स कि जो सरकार की प्रोएक्टिव है तो वो इंश्योर करे कि रजिस्ट्रेशन जो इलेक्टोरल रोल्स में हो रहा है इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज को वो यहाँ पे अचीव कर रहे हैं। बट अब ये बर्डन जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर शिफ्ट हो रहा है कि आप अपना नाम को आधार के साथ लिंक कराइए। इट मीन्स कि आपके पास एक प्रूफ होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे रिस्क भी है डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का। इट मीन्स कि अगर आधार को हम लोग यूज़ कर रहे तो यहाँ पे यूज़ करें इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन करने के लिए कि जो भी रिस्क है, यानी कि लोगों को यहाँ पे जो वोट करने का अधिकार दिया गया है तो उसका यहाँ पे आप लोग देखो स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है वो काफ़ी हद तक बाहर रह जाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। काफ़ी गलत भी आपको डेटा देखने को मिलेगा, इसका इंक्लूजन होगा, एक्सक्लूजन होगा, इंक्लूड किया जाएगा फिर बाहर निकाला जाएगा। तो एक जो कास्केडिंग इफेक्ट आपको इलेक्टोरल डेटाबेस में होता है वो ऐसा हो सकता है कि निकालना बाहर रखना। इट मीन्स कि कोई इंसान पहले ही लिंक करा चुका है, अगर वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर लिंक कराना चाहे तो फिर उनका जो है इस तरीके से डेटा जो हर एक जगह एक इंसान का नाम अवेलेबल है तो उस चीज़ को डिलीट करना, निकालना, फिर इंक्लूड करना नए लोगों का, तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम हो जाएगा। एक लैटिन अमेरिका के स्टडी से पता चला है कि जो कंट्रीज़ में यहाँ पे सिंगल फॉर्म आईडी है तो उनमें बहुत कम सिटीजन्स हैं जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देखो कि एक आईडी का प्रूफ रख दिया गया, बहुत सारे लोगों का तो आधार भी नहीं बना है अभी तक, तो फिर वो तो ऐसे ही बाहर रहेंगे कि जिनका आधार नहीं बना है उनको तो लिंक नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। 2015 में ही यहाँ पे कुछ एक मीडिया रिपोर्ट है उनके द्वारा हाईलाइट्स किए गए थे कि बहुत सारे लैक ऑफ वोटर्स है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में
जो कि अभी भी बाहर है इलेक्टोरल प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आधार के साथ इसको लिंक किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप एक ही आईडी को क्यों यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हैं, और भी आईडी को इंक्लूड कर सकते कि लोगों के पास और भी आईडी हो तो उससे वो देखा जा सके। तो आधार जिसके पास नहीं है तब तो वो ऐसे ही समझो कि आप बाहर ही हैं। साथ ही पॉलिटिकल यहाँ पे प्रोफाइलिंग भी है, क्योंकि आप देखो कि इलेक्टोरल आईडी को अगर आधार नंबर से लिंक करते तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा कि वहाँ पे वोटर्स को ट्रैक करे कि कौन कौन से वोटर्स हैं जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पे वोट करने जा रहे हैं। तो फिर आप लोग देखते हो कि यहाँ पे मिसयूज़ होता है, लोग जो है पैसे वगैरह दे के, सामान वगैरह दे के वोटर्स को अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो ये भी है कि पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग भी होगी। पास्ड इन हेस्ट होगा। ये जो आपका बिल है इसको बहुत जल्दबाजी में पास कर दिया गया। आप ऐसे भी देख सकते हो कि बहुत सारी जो अभी बिल आ रही है उसमें बहुत सही तरीके से स्क्रूटनाइज नहीं हो रहा है। कमेटी की जो है वहाँ पे बैठक नहीं हो रही है, कमेटी के पास तक बहुत सारे रिपोर्ट नहीं जा रहे, क्योंकि कमेटी के पास रिपोर्ट जाती है तो कमेटी उसे रीड करती है, उसकी बेसिस पे रिकमेंडेशन देती है। तो ये सारा काम नहीं हो पा रहा है। अदर इश्यूज़ अगर हम लोग देखें आधार को यूज़ करने में, तो आधार प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे इस पर्पज़ के लिए जो यूज़ किया जा रहा है वो वेलफेयर पर्पज़ जो है उसके बियॉन्ड जाके यूज़ किया जा रहा है, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा आधार जजमेंट में कहा गया था। यहाँ पे आधार एक्ट है जो कि यहाँ पे मनी बिल के जैसा इसको पास कराया गया। इट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि जो भी कानून को अगर पास कराना ही है, क्योंकि मनी बिल के जैसा इसको पास कराए, तो मनी बिल आपको बताना कि किस आर्टिकल के तहत है और मनी बिल को कौन यहाँ पे पास करते हैं, और साथ ही साथ मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में क्या दो डिफरेंस ये आपको बतानी है। तो यही बात है कि मनी बिल के लिए को रख के ही पास कर दिया जाए, क्योंकि मनी बिल में आपको पता है कि प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत है। इसमें राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर होता नहीं है, बस राज्यसभा के पास 14 डेज तक ये बिल चली जाती है। उसके बाद जो है उनको रिकमेंडेशन देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। इसको यहाँ पे लोकसभा मानते नहीं है। तो इसलिए आधार एक्ट को मनी बिल जैसा पास कर दिया गया। फर्दर आप देखो कि आधार जो था सिर्फ एक ऐसा मात्र है जो कि एक आइडेंटिटी प्रूफ है, ना कि एड्रेस प्रूफ है। तो इलेक्टोरल रोल्स की जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है 1960 का जो ये कानून है, इसमें साफ साफ लिखा है कि की इंडेक्स का जो एड्रेस है ना इलेक्टोरल रोल्स के लिए वो यहाँ पे दिखना चाहिए। अब आधार का मतलब ये तो नहीं है कि ये सिटीजनशिप प्रूफ है। अब देखिए ये भी एक स्टेटमेंट बना था आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो आधार से सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ होती है, आपका जो है नागरिकता यहाँ पे प्रूफ नहीं होता है। साथ ही यहाँ पे इनरोलमेंट प्रोसेस जो है वोटर लिस्ट का और जो आधार का है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप देखो आधार का जो इनरोलमेंट है वो यहाँ पे एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर ही यहाँ पे बेस्ड है। वोटर एम्प्लॉयमेंट की इनरोलमेंट की बात करूँ तो इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन होते हैं, हाउस विजिट होता है, यानी कि लोग जो है वो ऑफिस तक आते हैं, उनकी यहाँ पे इंस्पेक्शन होती है, और साथ ही साथ कुछ लोग जाते हैं घर में तो उसको वेरीफाई किया जाता है। तो दोनों का जो इनरोलमेंट प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। साथ ही मेंटेनेंस है वोटर लिस्ट का, तो ये एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ये आपको बताना है कि आर्टिकल किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। वहीं अगर UIDAI की बात करूँ तो ये सरकार के कंट्रोल में है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आपको ये पता है कि कोई कंट्रोल नहीं है कि वो यहाँ पे इनरोलमेंट कर सके। साथ ही अगर डुप्लीकेशन भी हो रहा है आधार में तो उस चीज़ को भी ये हटा सके, ऐसा कोई इनके पास पावर नहीं है। साथ ही यहाँ पे कोई भी पब्लिसिटी अवेलेबल रिपोर्ट जो ऑडिट रिपोर्ट है ऐसा भी नहीं है। इधर अगर हम लोग देखें तो आधार डुप्लीकेशन की एफिशिएंसी को लेकर देखें या फिर ऑथेंटिसिटी को लेकर देखें जो आधार डेटाबेस का है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि किसी भी तरीके से आप देखो कि यहाँ पे बुराइयाँ बहुत ज़्यादा है, और जो चीज़ पे यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस सारी चीज़ों को समझना। तो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन पावर दे दी गई है इलेक्टोरल ऑफिसर्स को, बर्डन जो प्रूफ का है वो शिफ्ट हो चुका है, यानी कि इंडिविजुअल के पास यहाँ पे अब बर्डन है कि आप अपना जो आइडेंटिटी है उसको प्रूफ कराइए। साथ ही यहाँ पे लोगों को वोट देने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको कुछ ऐसे भी पता नहीं होता। पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग यहाँ पे बेनिफिट की बात की जा रही है, और जिस तरीके से बिल को पास किया गया है पार्लियामेंट में, ये बिल्कुल आप देखो कि बहुत ही तेज़ी से पास किया गया है। साथ ही अदर पर्पस भी है, यानी कि आधार को यूज़ करने का, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे आप देखो कि आधार को जो, क्योंकि आधार जो है वो कम्प्लीटली आप देखो कि वोटर लिस्ट और आधार में यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम है जो कि देखना होगा। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि यहाँ पे जितने भी अबव मेंशन्ड जो कंसर्न है उसको ध्यान में रखना होगा, और इसी हिसाब से एक सुइटेबल इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म यहाँ पे लाने की ज़रूरत है, और इसको डेवलप करने की ज़रूरत है जब इस तरीके के कानून को इम्प्लीमेंट किया जाएगा उससे पहले ही, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे पर्सनल डेटा जो प्रोटेक्शन लॉ है उसको भी इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। फर्दर यहाँ पे कुछ ट्रिकी और कंटेंशियस नेचर ऑफ इश्यूज़ जो है उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि एक एडुकेट डेटाबेस की डिबेट की ज़रूरत है, डिस्कशन की ज़रूरत है, जो कि ओवर एम्फेसाइज ना किया जा सके। तो यही बात है कि जो भी यहाँ पे ड्रॉबैक रह गया है, बहुत सारे पॉइंट्स को तो पकड़ा गया है कि चलिए ठीक है ये सारी जगह पे यहाँ पे अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, बट स्टिल बहुत सारी जगह ऐसे बचे हुए हैं जिसको कि अभी भी ध्यान में लाना ज़रूरी है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल। ओके, आई होप कि आपको समझ में आई होगी, पॉइंट्स अच्छे मिल जाएंगे यहाँ से। अब आते हैं एंटी कन्वर्जन लॉ। बात यहाँ पे हो रही है कि कर्नाटक की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके द्वारा एक कर्नाटक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 ये पास किया गया है और इसको कहा जा रहा है कि एंटी कन्वर्जन बिल है। इस बिल को अब कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल तक यहाँ पे पहुँचाया गया है, तो देखते हैं कि ये कानून बनता है कि नहीं। अब इस बिल में क्या फीचर है? सबसे पहले है कि प्रोहिबिशन, यानी कि जो एक रिलीजन से लोगों को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट किया जाता है, इट मीन्स कि मिस रिप्रेजेंटेशन की जाती है या फिर फोर्स करके या फिर धोखा दे के या फिर शादी के बाद यहाँ पे कन्वर्ट करने की बात की जाती है, तो इन सारी चीज़ों को रोकना है। साथ ही यहाँ पे एक लोग को एग्जाम्प्ट भी किया गया है कि वो रिकन्वर्ट हो जाए, वो भी इमीडिएट प्रीवियस रिलीजन में। जैसे कि मान लीजिए कि एक रिलीजन है, उसमें उससे आपने दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए, लेकिन फिर आप लोग जो है अपने जो ओरिजिनल रिलीजन है उसी में आप कन्वर्ट हो गए, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे जो है एग्जाम्प्ट माना गया है, यानी कि ये छूट है, इसमें कोई भी कार्यवाही नहीं होगी कि अगर आप लोग वापस से अपने रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहते हो तो वो हो सकते हैं। अब इसमें नेचर ऑफ ऑफेंस कैसा रखा गया है? अपराध जो है वो कॉग्निजेबल भी है, नॉन बेलेबल भी है। इट मीन्स कि कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल कहने का मतलब है कि अगर कन्वर्जन हो रही है रिलीजन में तो ये एक ऐसी अपराध है जिसमें कि वारंट की ज़रूरत नहीं है अरेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे बिना वारंट भी आपका यहाँ पे अरेस्ट हो सकता है, जिसे कॉग्निजेबल कह रहे हैं, और इसमें बेल भी नहीं मिलता है। पेनल्टीज़ क्या है? जेल टर्म होगा और फाइन होगा, इन दोनों को यहाँ पर प्रपोज किया गया है। ओके, साथ ही आप देख सकते हो कि स्टेट्स जिसमें कि एंटी कन्वर्जन कानून है, तो कर्नाटक ऐसी पहली राज्य नहीं है। इससे पहले आप देखो कि एटलीस्ट 9 स्टेट है जिसमें कि इस तरीके का आपका कानून है, जैसे कि उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और यूपी। ये कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पे ऑलरेडी ऐसा रखा गया है कि कन्वर्जन अगर करते हैं एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में तो उसमें यहाँ पे कार्यवाही होगी। अब हम लोग देखते हैं कि इस तरीके का कानून जो है हमारे देश में कैसे आ गया। अगर इंडिपेंडेंस से पहले देखें तो यहाँ पे हिंदू प्रिंसली स्टेट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1930s और 40s के दौरान, कि वो अपने रिलीजियस जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको प्रिजर्व करके रखे, क्योंकि क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे उनके इन्फ्लुएंस के कारण बहुत सारे लोग जो है क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे थे, तो ये काम नहीं करना है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो जिसमें कि रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट है, पटना फ्रीडम रिलीजियस एक्ट है 1942 का, उदयपुर स्टेट एंटी कन्वर्जन एक्ट है। तो ये सारे कुछ कानून आए थे जो कि हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता के पहले ही आपको देखने को मिलेगा। फेल्ड अटेम्प्ट अगर हम लोग नेशनल लेवल पे देखें तो क्या क्या ऐसा हुआ है जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो एंटी कन्वर्जन कानून है वो काम नहीं कर पा रहा है। 1954 में क्या है कि इंडियन कन्वर्जन बिल है जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया था। 1960 में यहाँ पे बैकवर्ड कम्युनिटीज़ बिल है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ये सारे ऐसे बिल है जो कि कानून नहीं बने। 1979 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल है, एंड ये सब फेल्ड हो गए क्योंकि पार्लियामेंट्री सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिला सही तरीके से। ठीक है, फिर अगर देखें कि करंट स्टैंड क्या है, आज के डेट में क्या है, तो 2015 में जो लॉ मिनिस्टर है उनके द्वारा ये कहा गया था कि ये मैटर पूरी तरीके से स्टेट सब्जेक्ट का है, और यहाँ पे जो कानून बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के टेनेंट्स के हिसाब से करना है। इसका मतलब कि एंटी कन्वर्जन जो कानून है ना, ये कम्प्लीटली राज्यों के ही अधीन आता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होना चाहिए। अब देखते कि ये जो कानून आ रहा है, एक तो 9 राज्य में ऑलरेडी है, यहाँ पे कर्नाटक मिला के 10 राज्य हो चुके हैं, तो ये कितना रैशनल है। सबसे पहले है कि यहाँ पे आप देखो ना कि फियर ऑफ चेंज इन डेमोक्रेसी है। एंटी कन्वर्जन जो कानून है ना, ये एक रेमेडियल मेजर्स है जो भी कन्वर्जन का प्रॉब्लम है। ऑब्वियस है, आप देखते हो कि बहुत सारे जो है एक धर्म में शादी करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने का यहाँ पे प्रेशर करते हैं, या फिर लोग यहाँ पे फ्रॉड करके या फिर माइंड वॉश करके इस तरीके का यहाँ पे कन्वर्ट होता है, तो इससे कई तरीके के यहाँ पे चैलेंजेस निकल कर आती है। सेकेंड, यहाँ पे आप देखो कि नॉट ब्लैंकेट बैन ऑन प्रोहिबिशन, जो रोका जा रहा है ना, क्या पता कि लोग अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, क्योंकि राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है, तो एक इंसान अगर अपने धर्म को बदलना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, इसको कहीं से भी एकदम ब्लैंकेट बैन नहीं करना चाहिए। साथ ही रिलीजियस फ्रीडम को स्ट्रेंथ करना है, क्योंकि आप देखो हमारे संविधान में अंडर फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में है, उसमें आर्टिकल 25 है जो कि एब्सोल्यूट नहीं है, बट ऐसा कहा गया है कि हाँ रेस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी और अदर फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए। तो यहाँ पे आप देखो कि जो भी प्रोविज़न दिया गया है फोर्स्ड और इंड्यूस्ड कन्वर्जन का, यहाँ पे एक नेसेसरी सेफगार्ड होना चाहिए कि हम लोग कैसे रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद आप देखो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली डिबेट है, ये भी एक बात है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट देखें तो सरदार पटेल जो है उनके द्वारा कुछ कंसर्न एक्सप्रेस किए गए थे,
वो भी फोर्सफुल कन्वर्सन का, बट बाद में जाके ये एक मोरल बेस बन गया, ठीक है, इसमें कुछ दम नहीं रही और फिर एंटी कन्वर्शन कानून इस तरीके से आते गए। हर एक राज्य जो है अपने हिसाब से अगर कोई भी ऐसी बात होती थी, ऐसा कोई इशू होता तो वो कानून लेकर आ जाते, ठीक है। अब देखते कि एंटी कन्वर्जन जो लॉ है उसमें क्या इशू है। सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ है, आप कैसे प्रूव करोगे कि आपका पहले कौन सा धर्म था, अब कौन सा धर्म है। क्या कहीं ये मेंशन होता है, रिलीजन मेंशन होता है? कहीं पे भी नहीं। कोई भी आपका, आप आधार ले लो, पैन ले लो, कोई भी कहीं पे भी ये हिंदू नहीं होता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ है। अब नाम में क्या रखा है, आप तो कुछ भी अपना नाम बता सकते हो, आप उस तरीके का अपना आईडी वगैरह भी गलत बना दोगे तो फिर पता भी तो नहीं चलेगा ना कि हाँ एक्चुअल रिलीजन आपका क्या है। तो सबसे पहली बात ये है। सेकंड देखिए, इक्विटेबल ट्रीटमेंट की यहाँ पे कमी है, यानी कि आर्गू किया जा रहा है कि जो एंटी कन्वर्जन लॉज है, यानी कि दोनों तरफ से डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन इन्फ्रिंज, तो यहाँ पे इंडिविजुअल राइट जो कन्वर्ट है वो यहाँ पे एक रिलीजन को ही फेवर करेगा ऊपर दूसरे, यानी कि जैसे ऑलरेडी आप जो रिलीजन है, आपका जो धर्म है, अगर आप दूसरे में कन्वर्ट होना चाहोगे तो फिर आपके यहाँ पे रिलीजन को फेवर किया जाएगा। एक डर का यहाँ एटमॉस्फेयर हो जाएगा। एक रिपोर्ट के द्वारा ये सजेस्ट किया गया था ना कि बहुत ही रेयर इंस्टेंस होता है प्रोसिक्यूशन का और अरेस्ट का। अगर आप देखो एंटी कन्वर्जन लॉ है, किसी ने यहाँ पे कन्वर्जन किया है, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का और अरेस्ट का जो यहाँ पे डर है वो बहुत रेयर होता है। लोग जो है यहाँ पे आप देखो कि डरते नहीं है, लेकिन एक एटमॉस्फेयर ऐसा, एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है डर का। साथ ही वेग नेचर है, वाइड स्कोप है, यानी कि जो टर्म यहाँ पे आपका इस कानून में देखने को मिलेगा कि फोर्स मतलब कैसा फोर्स, फ्रॉड यानी कि किस तरीके का फ्रॉड किया जा रहा है, ये सब जो है लूजली डिफाइंड है, सही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। साथ ही आप देखो कि मिस रीडिंग ऑफ लॉज है, जिसके कारण क्या होगा, तो फिजिकल अटैक होगा और रॉन्गफुल कन्वर्जन्स जो है वो यहाँ पे हो रहा है, यानी कि गलत तरीके से लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें भी आप देखो फिजिकल अटैक होगा। अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यानी कि रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी है, ये मोस्ट इंटीग्रल पार्ट हो गया ह्यूमन नेचर का। और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे ग्रॉस वायलेशन देखने को मिलेगा ह्यूमन राइट्स का। तो अगर इस तरीके का हो रहा है कि लोग जो है, एक तरफ हमारे संविधान में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और दूसरी तरफ अगर वो कन्वर्ट कर रहे हैं, वो अगर चाहते हैं दूसरे रिलीजन को मानना, तो यहाँ पे फिर हम लोग कानून के तहत उनको पकड़ रहे हैं। साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट भी है जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की कॉन्सेप्ट को, जैसे कि आर्टिकल 18 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आर्टिकल 18 है जो कि इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का है। तो ये सारे जो यहाँ पे इंटरनेशनल कानून है उसमें भी कुछ आर्टिकल है जो कि ये कहती है कि हाँ, लोगों के पास ये एक फ्रीडम होना चाहिए कि वो जो भी धर्म अपनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। साथ ही एंटीथिकल है जो कि फोर्स फ्रीडम का, जो कि इस प्रोविजन के थ्रू, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है हिंदू लॉ के तहत, तो उसमें जो प्रोविजन है उसके तहत यहाँ पे जो फ्रीडम ग्रांट किया गया ये भी उस हिसाब का है नहीं। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे कुछ कंसर्न है प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल को लेकर, जो कि यहाँ पे दूसरे अगर रिलीजन को अडॉप्ट करते हैं तो ये उनका प्राइवेसी का मैटर है, इसमें क्यों दखल अंदाजी करना। किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी है कि अगर वो चूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए कि दो अगर यहाँ पे कपल है, अगर ये दूसरे रिलीजन के, ये दूसरे रिलीजन के, अगर वो लोग एक दूसरे में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन में बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है एंटी कन्वर्जन लॉ का, ये 4 राज्य में आपको देखने को मिलेगा, जैसे यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ये पेंडिंग है, बट कोर्ट के द्वारा एक एग्री है कि वो यहाँ पे वैलिडिटी जो इस तरीके का कानून है ना उसको ये यहाँ पे एग्री करे और साथ ही साथ यहाँ पे रिफ्यूज़ करे कि इस तरीके के काम में स्टे लगाना। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है अभी तक इन सारे राज्यों की जो यहाँ पे मंशा है, इन सारे राज्यों की जो यहाँ पे कन्वर्जन लॉज है उनको यहाँ पे पेंडिंग में रखा गया। तो पेंडिंग में रखा जाएगा तो फिर काम कैसे होगा। ओके, तो यहाँ पे ये पूरी बात रही, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे कुछ और बातें देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लीगल चैलेंजेस क्या है, अगर एंटी कन्वर्जन कानून आता है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम होगी। एक यहाँ पे बहुत फेमस कानून है, यहाँ पे आपका केस है जिसे कहते हैं कि रेव सैतनिस लॉज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स। यहाँ पे क्या था ना कि पहले जो एंटी कन्वर्जन स्टैट्यू था मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में, तो कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि ठीक है, दोनों जो कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऑन द ग्राउंड कि वो यहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि कैसे कन्वर्जन जो है उसको रिस्ट्रेन कर सके। और इससे होगा क्या कि पब्लिक ऑर्डर के थ्रू, आप देखो कंसाइज के थ्रू, यहाँ पे जो फ्रीडम है वो भी सिक्योर रहेंगे। फ्रीडम टू प्रोपेगेट है, यानी कि ऐसा भी कहा गया है हमारे आर्टिकल में कि एक रिलीजन को हम लोग जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और वो भी आर्टिकल कौन सी है, 25 है। सेकेंड है कि यहाँ पे आप देखो एंटी कन्वर्जन एक्ट है जो कि यहाँ पे इंट्री 1 जो है यहाँ पे, और साथ ही लिस्ट 2 जो है यहाँ पे 7th शेड्यूल का, उसके तहत इसको रखा गया है। तो एंटी कन्वर्जन आपको एक्ट पता करना है तो ये भी पता करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंट्री 1 है लिस्ट 2 का और यहाँ पे आपका 7th शेड्यूल है,
जिसमें कि डिस्टर्बेंस जो पब्लिक ऑर्डर को हो रहा है, इस तरीके का एंटी कन्वर्जन लॉ से, या फिर लोग जो है अपने धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे आपका अवॉइड किया जाएगा। सरला मुगडल केस है 1995 का, बहुत ही फेमस केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो कन्वर्जन करना है इस्लाम में वो वैलिड नहीं है, अगर ये तभी किया जाएगा जब यहाँ पे पॉलीगैमी यहाँ पे एबल है। यानी कि आप जानते हो कि कुछ कुछ ऐसे भी आपका रिलीजन है जिसमें कि एक शादी नहीं 2-4 शादी भी वैलिड होती है। तो इसलिए अगर यहाँ पे 2-4 शादी हो रही है, पॉलीगैमी हो रही है, तो इसी केस में आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि इस्लाम में कन्वर्जन जो है वो वैलिड नहीं है। तो ये जो पोजीशन है फिर से ये रिफॉर्म किया गया है अपेक्स कोर्ट के जजमेंट के द्वारा, और जो कि लिली थॉमस केस 2000 था, तो उसी में ये इसको फिर से चेंज किया गया। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, जिसमें ये कहा गया कि हमारी जो एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो यहाँ पे हाईलाइट करती है कि कैसे हम लोग को पनिशमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है, और पनिशमेंट भी किस पे, तो ऊपर वायलेंस के ऊपर, थ्रेट के ऊपर, जो डराया धमकाया जा रहा है उसके ऊपर। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी हम लोग देख लिए। एम चंद्र वर्सेस एम थंगामुत्तू एंड अदर्स 2010 है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो कन्वर्जन है उसको प्रूव किया जा रहा है तो उसको टेस्ट भी करना है। पहली बात यह है कि कन्वर्जन करना है, और सेकंड है कि जो कम्युनिटी है उनको एक्सेप्ट करना है। अगर कोई इंसान अपने धर्म परिवर्तन को करता है और दूसरे धर्म में जाता है तो उस धर्म की कम्युनिटी, उस धर्म के रहने वाले जो लोग हैं उनको एक्सेप्ट करें। इसके बाद आप देखो कि गा आरिफे अलियास आरती शर्मा वर्सेस गोपाल दत्त शर्मा है, और फ़हीम अहमद वर्सेस मविया 2011 है। इसमें यह कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है यहाँ पे आप देखो कि रिलीजियस कन्वर्जन है, जो कि किसी भी चीज़ को यूज़ करके इंक्रीज़ हो रहा है, बट जो प्राइमरी रीज़न है वो कन्वर्जन है। ओके, तो कन्वर्जन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि अगर गलत तरीके से लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाए तो उनको यहाँ पे सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस तरीके का प्रावधान आपको इस कानून के तहत देखने को मिला है। तो अभी हमने देखा कि एंटी कन्वर्जन होता क्या है, उसके बाद इशू क्या है इसमें, साथ ही कंक्लूजन क्या है, इन सारी बातों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो अगर ये टॉपिक आपको लिखने भी आता है तो आप आराम से यहाँ पे लिख सको, इस हिसाब से मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आते हैं सैक्रिलेज। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा एक लिखा गया है सेंटर को कि वो स्टेट की बिल को जो है वो एसेंट दे, और पर्सन जो जिनका यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलीजियस स्कल्पचर्स ऑफ 4 रिलीजन का, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ तो सुनवाई करे। तो यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट प्रपोज करने के लिए कहा गया है कि जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं 4 धर्म के, उनको तोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे राज्यों की जो बिल है उसको यहाँ पे एसेंट देने की बात की गई है। अब जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे इसलिए लाया जा रहा है कि जो सैक्रिलेज इंसिडेंट हमें देखने को मिला अमृतसर में, जो होली सिख टेम्पल है उनको उन पे आप देखो कि इस तरीके का जो है सैक्रिलेज इंसिडेंट्स देखने को मिला। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर बहुत सारे, जैसे आप देखते हो कि टेम्पल क्या है कि बहुत पवित्र जगह है, सैक्रेड प्लेस है, तो उसका मिसयूज़ करना, वहाँ पे सही तरीके से नहीं एक्ट करना, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके का कानून लाने की बात की जा रही है। पंजाब विधानसभा जो 2018 में थी, उनके द्वारा एक इंडियन पीनल कोड पंजाब अमेंडमेंट बिल 2018 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट बिल 2018 यहाँ पे आपका पास किया गया है कि स्टेट जो है अपने हिसाब से जो आईपीसी की कुछ पार्ट है और सीआईपीसी की कुछ पार्ट है उसको यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं लोकल प्रैक्टिसेस और सर्कमस्टांसेस के लिए। साथ ही इस बिल में आप देखो कि पनिशमेंट भी दी गई है लाइफ इम्प्रिजमेंट का। जो भी यहाँ पे अगर कोई भी हॉली प्लेस हो, हॉली बाइबल हो, भगवत गीता है या फिर गुरु ग्रंथ साहिब है, इनको अगर यहाँ पे डैमेज करते हैं, इंजरी करते हैं या फिर यहाँ पे मिसयूज़ करते हैं तो उनको यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सैक्रिलेज के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे इसको ब्लास्फेमी भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक रिलीजियस ऑब्जेक्ट और प्लेस को इस तरीके से ट्रीट करना जैसे इसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, जो डिज़र्व करते हैं। जैसे बहुत सारी जो यहाँ पे आपका टेंपल हो गए, मस्जिद हो गए, सब आप देखो चर्च वगैरह हो गए, सब में बहुत रिस्पेक्ट है, एक सैक्रेड प्लेस है। अगर उसका आप मिसयूज़ करते हो और उसका आप मतलब अपमान करते हो तो इसको ब्लास्फेमी कहेंगे। अदर दूसरे कंट्री के नहीं हिसाब से देखें, जो पाकिस्तान है, तो इंडिया तो एक सेकुलर स्टेट है, हम लोग हर एक धर्म को मानते हैं, तो यहाँ पे हर एक रिलीजन्स को हम लोग जो है ब्लास्फेमी कानून के थ्रू यहाँ पे प्रोटेक्ट भी करते हैं। इवन आप देखो हमारे इंडियन पीनल कोड में बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे सेक्शन 295 है, 295A है, 296 है, 297 है, 298 है, जो कि आज के डेट में ब्लास्फेमी जो इंसिडेंस है इसको डील करती है। 295 सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि पनिशमेंट के साथ इसको डील किया जाता है कि अगर कोई पर्सन इंटेंशनली अगर किसी भी धार्मिक चीज़ों को डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो उनको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा अंडर सेक्शन 295।
295A कहते हैं कि पनिशमेंट मिलेगा अगर यहाँ पे पर्सन किसी भी तरीके का अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करे या फिर लिख कर जो है इस तरीके का अपमान करे, साइन करे, या फिर यहाँ पे विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो जिससे कि यहाँ पे जो भी रिलीजियस धार्मिक जो सेंटिमेंट है वो इंसल्ट हो, या फिर अटेम्प्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे इंसल्ट हो, हर्ट हो, तो फिर यहाँ पे आपका पनिशमेंट मिलेगा 295A के तहत। तो 295 में क्या है कि अगर कोई भी रिलीजियस ऑब्जेक्ट को आप डैमेज करते हो या डिस्ट्रॉय करते हो तो वो 295 है। 295A में क्या है कि अगर ये चाह कर ऐसा कर रहे, जानकर आप जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उसको इंसल्ट और हर्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे 295A है। कंसर्न अगर हम लोग देखें तो ये भी आपका यहाँ पे निकल कर आया है ब्लास्फेमी लॉज जैसा, जिसको कि यहाँ पे इंडिविजुअल के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है वो यहाँ पे इसको यूज़ कर सके। और साथ ही साथ वे फॉर्मेट में कहा गया है कि जो ब्लास्फेमी लॉज है ना वो इंडिविजुअल के राइट को कहीं ना कहीं लिमिट कर देती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, स्पीच हो, बट अगर इसकी ऑब्जेक्टिव देखें तो ये रिजनेबल है। ओके, और वही सोल्यूशन देखें तो ये सोशल है एज पॉलिटिकल, और यहाँ पे आप देखो कि लोगों को एजुकेट करना है, उनको सेंसिटाइज करनी है कि क्या सही में अगल बगल हो रहा है, और टॉलरेंस की जो यहाँ पे बीज है, रिस्पेक्ट जो है सारे रिलीजन के लिए सोसाइटी में, इस चीज़ों को यहाँ पे बोना है। तो ये सारी बातें। अब यहाँ पे आप देखो कि इंडिया में ब्लास्फेमी कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप देखते हैं एक तो सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, तो उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। साथ ही यहाँ पे आप देखो फंडामेंटल राइट भी है कि रिलीजियस फ्रीडम सबको यहाँ पे देना है। साथ ही जो कम्युनल हार्मनी है उसको भी मेंटेन करना है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि जो डिस्ट्रस्ट है उसकी बीज को बोना है। तो ये डिस्ट्रस्ट वगैरह जो है इस तरीके से आप देखो कि लोग जो है रिलीजियस को लेकर काफ़ी भड़काते भी हैं, और मोबोक्रैबी जो है उसको प्रेजेंट यहाँ पे आपका प्रिवेंट भी करना है। तो सैक्रिलेज इंसिडेंट होता है, यानी कि यहाँ पे धार्मिक जगहों पर, स्थल पर ये मिसयूज़ वगैरह होता है, तो उसको भी रोकना है। और लॉ एंड ऑर्डर को राज्यों में मेंटेन करना है, क्योंकि आप हर दिन देखते हो कि रिलीजन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, तो ये यहाँ पे बातें की जा रही है। अब आते हैं जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है कि एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब ये जो नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग यहाँ पे जो बजटिंग है उसको कंट्रोल करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे करेंगे, जैसे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह बनानी है तो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए ये बॉडी का और यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया है। अब इस बॉडी के क्या फीचर्स हैं, एक्चुअली इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा वो भी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी मॉडल पे, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि सेंट्रल एजेंसीज जो है वो यहाँ पे काम करेंगे हर राज्यों के साथ, जिनमें अपना खुद का स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अथॉरिटी होगा। नालसा के द्वारा आप देखो कि ये क्या है, तो ये फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन के पीपल है, जिनके साथ बहुत ज़्यादा जो है जाते होता है, उनके अधिकारों को इंक्रोच किया जाता है, तो एटलीस्ट वैसे लोग जो है उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट वो नहीं जा पाते, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत पैसे खर्च करने होते हैं। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है कि फ्री तरीके का कानूनी तौर पे जो सेवा है वो यहाँ पे देना है वीकर सेक्शन को। तो नालसा ऐसी बॉडी है जो कि यहाँ पे प्रोवाइड करती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो वो पैट्रन इन चीफ होंगे यहाँ पे नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत रखा जाएगा। और नालसा किसके तहत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत है। वहीं अगर हम लोग देखें यहाँ पे नेशनल जुडिशियल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे आप देखो बहुत कम कोर्ट के जज है जो कि यहाँ पे मेंबर होंगे, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी होंगे। अब हमारे देश में क्या हालचाल है, कैसा हमारे यहाँ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप देखो कि फिजिकल प्रीमिसेस अगर आप देखना चाहो तो कोर्ट है हमारे यहाँ, ट्रिब्यूनल है, लॉयर्स की चैम्बर वगैरह होती है। यहाँ पर डिजिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व है, जिसमें कि आप देखो कि सारे रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पे जो जस्टिस है उसको टाइमली डिस्पेंसेशन किया जाए, यानी कि सही टाइम पे जो है जो भी यहाँ पे केसेस है उसको जो है यहाँ पे देखा जाए, सुना जाए और उसमें फाइनल जजमेंट दिया जाए। इफ़िशियंट अगर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे इक्वल और फ्री एक्सेस होना चाहिए जस्टिस का, हर किसी को यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे आप देखो कि फ्री हो, यानी कि जस्टिस अगर यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, लोगों को तक पहुँचाना है तो वो फ्री होना चाहिए। आज के डेट में क्या है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करने का वो जुडिशरी के साथ है, और साथ ही साथ कुछ जो है जुडिशरी के लिए वो आप देखो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास है। यानी कि अगर कुछ भी यहाँ पे आपको डेवलप करना है, ट्रिब्यूनल बनानी है, कोर्ट बनानी है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो राज्य सरकार यहाँ पे करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है कि वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को रिसोर्सेज वगैरह देते हैं, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करते, और काम जो करना है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है। अब क्या ज़रूरत पड़ा, क्यों हम लोग आज के डेट में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो आप
आपको ये बताया जा रहा है कि जो पुअर स्टेट ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में, टोटल जितने सैंक्शनड स्ट्रेंथ है जुडिशियल ऑफिसर्स का हमारे कंट्री में, तो ये 24,280 है, बट नंबर ऑफ कोर्ट कितने हैं, तो ये मात्र 20,000 है। तो 24,000 हमारे यहाँ जुडिशियल ऑफिसर्स है, लेकिन उस तरीके का कोर्ट में जगह नहीं है, हॉल नहीं है। 26% जो कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस है उसमें कोई सेपरेट लेडीज़ टॉयलेट ही नहीं है, ठीक है, महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है। ओनली 32% जो कोर्ट रूम है उसमें आपका रिकॉर्ड रूम अलग से, और सिर्फ 51% ऐसा कोर्ट है जिसमें कि एक लाइब्रेरी है। तो ये भी काफ़ी अजीब प्रॉब्लम है। उसके बाद पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जा रहा है कि जितना भी जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रोडक्टिविटी आपको जस्टिस डिलीवरी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में और क्वालिटी जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि बेसिक यहाँ पे आपका प्री रिक्वेस्ट है किसके लिए, तो कोर्ट में कौन होते हैं, जज होते हैं, लॉयर होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, जो कि अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके। साथ ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है जिसमें कि ये कहा गया कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एडिक्वेसी है ये प्री कंडीशन है, जिसमें कि आप देखो कि यहाँ पे डिले कम हो जाएगा, बैकलॉग केसेस के कम हो जाएंगे। साथ ही जो डिजिटाइजेशन प्रोग्राम है सरकार की, आप देखो आज की डेट में जो कोर्ट केसेस देखी जाती है वो सब अब ऑनलाइन हो रही है। तो जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक है और इसमें जो है काफ़ी कोर्ट जो है वो डिजिटल मोड में शिफ्ट हुए, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना कि इस तरीके का एक हॉल बनाया जाए जहाँ पे आपका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो आज के डेट में आप देखो कि 73% ऐसे कोर्ट रूम है जिसमें कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी ही नहीं है, तो यहाँ पे काम ही नहीं हो पाता। ये लोग वेट करते हैं कि कब लॉकडाउन खत्म होगा और कब कोर्ट ओपन होगा, फिर काम होगा। अकाउंटेबिलिटी की भी बहुत ज़्यादा कमी है। आप देखो डेडिकेटेड स्पेशल पर्पस जो व्हीकल है और कुछ बॉडी है उसके यहाँ पे कमी के कारण क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे कमी है, जिससे कि पर्पस है कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, बट कोई चाहता नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सबको चाहिए, बट कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई तो अकाउंटेबल हो, ऐसा नहीं है। मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं ना, जिनको जो कि आप देखो कि ट्रायल कोर्ट को वो हेड करते हैं, तो उनका शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट होता है और फिर ट्रांसफरेबल जॉब भी है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, कुछ स्टेट जो है अपने कुछ फंड के पार्ट को वो ट्रांसफ़र करते हैं नॉन जुडिशियल पर्पस के लिए भी। साथ ही इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ है, काफ़ी इंप्रूवमेंट और जो मेंटेनेंस है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का वो स्टिल आप देखो कि एडहॉक बेसिस पे होता है, यानी कि जब करना है तभी होता है। अदर रिफॉर्म्स अगर हम लोग देखें कि क्या क्या करने की ज़रूरत है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले हमने बजटरी एलोकेशन यहाँ पे जुडिशियल ब्रांच पे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग रिसेंटली यहाँ पे जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के हिसाब से देखें, जो कि 2011-12 से लेकर 15-16 के बीच में, तो इंडिया का जो एनुअल एवरेज स्पेंडिंग है, यानी कि एक साल में जितनी खर्च होती है जुडिशरी में, वो जीडीपी का मात्र 0.08% है। तो ये बहुत पुअर है, इसलिए हम लोग को बजटरी एलोकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे डेलीगेटिंग भी करनी है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को। आज के डेट में अगर देखें तो रिस्पेक्टिव जो रजिस्टर है कोर्ट का, वो मोस्टली यहाँ पे आपका जो काम किया गया है वो जुडिशरी के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के साथ किया गया। कुछ कंट्रीज़ में देखें जैसे यूके, यूएस और कनाडा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो कोर्ट का है, ट्रिब्यूनल का है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, इसको एक अलग तरीके से प्रोफेशनल एजेंसीज के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट किया गया है। साथ ही बैरियर फ्री एक्सेस यहाँ पे इंश्योर करना है। तो देखिए, कोर्ट एक ऐसा जगह होना चाहिए ना जहाँ पे सारे लोग पहुँच सके, जिनको देखने में प्रॉब्लम है और जो अलग तरीके से ब्रेलाइन नोटिस देनी है, तो ये सब काम कर सके। साथ ही एक सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, वो भी यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, महिलाओं के लिए, तो ये सब काम करना ज़रूरी है। साथ ही शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है जुडिशरी में, इसको भी इम्प्रूव करना है। जैसे कोलिजियम सिस्टम है, जिससे कि आप देखो कि अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, वो भी हायर जुडिशरी की, तो यहाँ पे जो डिले होता है ना, काफ़ी बार आप देखो कि रिक्रूटमेंट में काफ़ी डिले हो जाती है, देरी हो जाती है, तो इस चीज़ को कम करना है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, जैसे कि आप देखो आज के डेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करना है, जितने भी केस मैनेजमेंट करनी है, ई लाइब्रेरी ऑफ केसेस है, तो ये सब आज के डेट में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हो सकता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है हाई कोर्ट, और जो ज़्यादा से ज़्यादा बेंचेस है उसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। अब आपको ये बताना है कि किनके द्वारा ये कहा गया था कि हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट में ही बेंच है, तो सुप्रीम कोर्ट और भी जगह हो सकते हैं। आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, तो कहाँ कहाँ हमारे कंट्री में जो है सुप्रीम कोर्ट को प्रपोज करने की बात की गई थी कि हाँ, बेंचेस अलग अलग और भी होनी चाहिए। कंक्लूजन में यही कहा जा रहा है कि हमें स्टेट ऑफ आर्ट जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिससे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो जस्टिस है वो डिलीवर कर सके। ठीक है, तो जस्टिस तो डिलीवर करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी ऑन टाइम। तो देखते हैं कि कैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी क्रिएट होती है कि नहीं। अब यहाँ पे CSS देख लेते हैं, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर जुडिशरी।
तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करना है कि कोर्ट बिल्डिंग वगैरह बनानी है, रेसिडेंशियल क्वार्टर होनी चाहिए जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो इनके द्वारा भी एक्सटेंड किया गया है स्कीम कि 2021 से लेकर यहाँ पे आपका 2026 तक ये स्कीम रहेगा, जिसमें कि जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है वो कर सकेंगे। असिस्टेंस यहाँ पे ग्रांट किया गया है इस स्कीम के तहत, जिसमें कि फंड जो है वो ग्राम न्यायालय स्कीम के तहत इंप्लीमेंट किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी और लीगल रिफॉर्म्स है। उसके बाद ग्राम न्यायालय की बात करें या विलेज कोर्ट की बात करें तो वो भी इस्टेब्लिश किया गया है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत, जो कि स्पीडी और इजी एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि सही तरीके से और जल्दी जल्दी जुडिशियल सिस्टम का यहाँ पे ग्रामीण एरिया में जो है वो यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये बातें हो गई। साथ ही अगर हम लोग देखें तो नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म है, तो ये 2011 में सेटअप किया गया था, जिससे कि जो जस्टिस की एक्सेस है वो बढ़ सके, यानी कि यहाँ पे जो डिले होती है आप देखते हो तारीख पे तारीख, तो वो काम नहीं होना चाहिए और सिस्टम जो है वो थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो। अदर स्टेप्स भी यहाँ पे सरकार के द्वारा लिया गया कि कैसे जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाएं। तो आप देखो कि ई कोर्ट मिशन लाया गया कि अब यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन मोड में लेकर आना है डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को। फिर स्कीम है कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनानी है और ग्राम न्यायालय ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे डेटा प्रिपेयर्डनेस को एक्सेस कर पाए। तो ये सब भी यहाँ पे स्टेप्स लिया जा रहा है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स है। तो पहली बात यहाँ पे कही जा रही है कि 75 ईयर्स है हिस्टोरिक फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में बैठी थी, वो भी 1946 के 9 दिसंबर में। तो कैबिनेट मिशन प्लान है 1946 का, जिसमें कि 3 लोग थे। एक तो है फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस, सर यहाँ पे स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, जिनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। ये असेंबली को रिकॉग्नाइज किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के सेक्शन 8 के तहत। इसमें कौन कौन लोग थे? इसमें मेंबर थे जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू यहाँ पे उनको चूज़ किया गया था, और साथ ही साथ अरेंजमेंट जो था वो यहाँ पे 292 मेंबर्स थे जो कि इलेक्ट होकर आए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू, और 93 मेंबर्स है जो कि यहाँ पे इंडियन प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ 4 मेंबर है जो कि यहाँ पे जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी के फलस्वरूप अगर हम लोग देखें तो एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, जो कि माउंट बेटन जो प्लान है 3 जून 1947 का, उसके तहत देखें तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो कि सेटअप किया गया है पाकिस्तान के लिए, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम प्रोविंसेस जो कि यहाँ पे असेंबली के मेंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट सिटिंग जो असेंबली का था वो यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके लिए आप देखो 2 साल लग गए, 11 मंथ्स लग गए और 17 डेज लग गए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। हमारे जो स्वतंत्र भारत है उनके लिए जो संविधान बनाया गया, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 साल लगे, 11 मंथ्स लगे और 17 डेज लगे। तो ये चीज़ें याद रखनी है। स्पेशल असिस्टेंस मेजर्स लिया जा रहा है जो कि आंध्र प्रदेश को देने की बात की जा रही है। कई सालों से डिमांड है आंध्र प्रदेश का कि उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। तो जैसा कि आप देखो ऑब्लिगेशन है कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 का, तो जो फिनांस कमीशन की रिकमेंडेशन थी अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट, तो स्पेशल असिस्टेंस मेजर्स जो है वो यहाँ पे देने की बात की गई है। अब ये आपका जो है स्पेशल असिस्टेंस मेजर्स में क्या है, तो एक रिपेमेंट क्या करने की बात की जाती है कि जो लोन है उसको रिपेमेंट करने का यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट को, और साइन और डिस्पर्स्ड किया जाएगा 15-16 के बीच में। तो इसको यहाँ पे आपको बढ़ाया गया है 2019-20 तक। तो ये जो आपका स्पेशल असिस्टेंस मेजर्स है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि ये आपका दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट का, तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट की बात आप समझो कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1969 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, और ये चीज़ें कहा गया कि स्पेशल कैटेगरी है, हर एक राज्य हमारे भारत में एक जैसे नहीं है। कुछ राज्य है जो कि सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है, यानी कि हिली रीजन में है। कुछ राज्य आप देखो जो उत्तराखंड है आपका, साथ ही यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, तो उनको एक स्पेशल यहाँ पे प्रोविज़न देना। स्ट्रैटेजिक जो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए हैं, जैसे आप देखते हो कि अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, तो ये सारे ये सारे राज्यों में काफ़ी परेशानी होती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है, और कुछ नॉन वेबल स्टेट फाइनेंस है। तो इन सब का यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सारे इस तरीके के अगर प्रोविज़न में है तो उन सारे स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट के तहत रखा जाएगा। हालांकि 14 जो फाइनेंस कमीशन थे उनके द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया गया कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है ना, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और 3 हिली स्टेट को ही देना है, उसके अलावा किसी को नहीं देना है। अब आंध्र प्रदेश हमारा कहाँ आता है, तो वो आपको साउथ में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे इसको परमिशन नहीं दी गई है।
स्पेशल स्टेटस अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 90% जो स्टेट एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे बियर करना पड़ता है। आप देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें कि आपका यहाँ पे स्पॉन्सर किया जाता है सेंटर के द्वारा, और जो फंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है। तो यहाँ पे क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 60% फंड देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट 14% फंड देते हैं। लेकिन अगर स्पेशल कैटेगरी की स्टेट है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को 90% फंड देना पड़ता है और स्टेट गवर्नमेंट को 10% ही फंड यहाँ पे खर्च करनी पड़ती है। इट मीन्स कि पूरा का पूरा भार किसके ऊपर आ गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आ गया। तो इसलिए यहाँ पे आप देखते हो कि बहुत सारे राज्य जो डिमांड करते हैं, इवन बिहार भी डिमांड कर रहा है, बट यहाँ पे सरकार उनको प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए परचेज है, ट्रांसफ़र है इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय OCI। तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, जो कि RBI के द्वारा ये क्लैरिफाई किया गया कि उनको ये अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड वगैरह है, अगर उसको वो परचेज़ करे या ट्रांसफ़र कर रहे इंडिया में, और अदर देन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी, तो ये 3 के अलावा अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उनके लिए परमिशन या पहले से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। क्लैरिफिकेशन जो आएगा वो RBI के साथ है, जो कि बहुत सारे क्वेरीज आपको देखने को मिलेगा, और जजमेंट भी यहाँ पे आपका फेरा जो 1973 का एक्ट है उसमें से ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो परचेज़ किया जाता है और इमूवेबल जो प्रॉपर्टी यहाँ पे इंडिया में उसको एक्वायर किया जाता है OCI के द्वारा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट है जो कि एक कानून लेकर आई थी 1999 में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो रेसिडेंशियल कितने नंबर ऑफ रेसिडेंशियल है, कमर्शियल प्रॉपर्टी कितनी है जिसको परचेज़ किया जाता है, तो ये सब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, साथ ही आप देखो जो OCI है उनको ये अलाउ ही नहीं किया गया है कि वो खेती करने वाला लैंड फार्म को खरीदे या घर खरीदे या फिर प्लांटेशन प्रॉपर्टी को इंडिया में खरीदे। उनको बस इतना ही हक है कि उनके जो खानदानी ज़मीन है और जहाँ पे वो रह रहे हैं उस हिसाब से वो परचेज़ कर सकते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो 6 एडिशनल सीट्स को यहाँ पे प्रपोज की है कि 6 और सीट यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का होगा और कश्मीर वैली का 1 होगा। तो डिलिमिटेशन कमीशन है जो कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत इसको बनाया गया, और इसी कानून के तहत आप देखो आर्टिकल 370 जो कि एक स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देता था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको ख़त्म कर दिया गया। इसी के साथ आर्टिकल 35A भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगर प्रपोजल आप देखो तो ये क्लियर्ड है कि टोटल असेंबली को जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू एंड कश्मीर में वो 83 से 90 हो चुका है। 43 जम्मू में था और इससे पहले 37 था, अब 47 कश्मीर में है, इससे पहले 46 है। तो इट मीन्स कि टोटल आप देखो 24 सीट्स जो है वो प्रपोज किया गया है कि पाकिस्तान POK वाला जो रीजन है उसके लिए रिजर्व किया जाएगा। डिलिमिटेशन क्या है? डिलिमिटेशन है जिसमें कि किसी भी राज्यों की जो बाउंड्री है उसको फिक्स किया जाता है। क्या बाउंड्री है, कितनी बाउंड्री है वो तो समझ में आएगा, उस बाउंड्री में कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, कितने नंबर ऑफ पीपल्स है, उस हिसाब से सीट का एलोकेशन होता है। ये हाई पावर्ड जो बॉडी है जिनको हम लोग डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं या फिर बाउंड्री कमीशन कहते हैं, तो उनके द्वारा असाइन किया जाता है। हमारे संविधान में आप देखो कि आर्टिकल 82 है जिसमें पार्लियामेंट के द्वारा डिलिमिटेशन कानून को हर एक सेंसस के बाद यहाँ पे इनैक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन की बात की गई है अंडर आर्टिकल 82। वहीं अगर आर्टिकल 170 देखें तो स्टेट के द्वारा यहाँ पे जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको डिवाइड किया गया है। डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो यहाँ पे अब तक आप देखो कि 4 बार इसको बनाया गया है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। तो ये 4 बार इसको बनाया गया है। साथ ही आप देखो कि इसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट भी किया गया है और यहाँ पे ऑर्डर भी दिया गया है, लॉ एंड ऑर्डर को। साथ ही इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। डिलिमिटेशन कमीशन में जो भी इनके द्वारा प्रपोज किया गया है कि नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे, तो इसको कहीं पे भी आप देखो कोर्ट के सामने इसको चैलेंज नहीं कर सकते। अब डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन मेंबर होंगे, ये पॉइंट रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो इस सबको यहाँ पे स्टार मार्क करके ध्यान से पढ़िएगा। 3 यहाँ पे मेंबर्स होंगे, एक तो सर्विंग और रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो वो इसके चेयरपर्सन बनेंगे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या फिर इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो कि कंसर्न स्टेट और यूटीज़ के होंगे। ठीक है, फिर आया है 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो कि यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में क्या है कि हर एक राज्य को यहाँ पे देखा जाता है कि गवर्नेंस किस तरीके से चल रही है। ये बाई एनुअल एक्सरसाइज है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा ये एक्सरसाइज किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को देखें कि वो अपने यहाँ जितनी भी सरकार और जो राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी यहाँ पे पॉलिसीज़ लाई गई है उसको कितना इंटरवीन कर रहे हैं। 10 सेक्टर्स देखा जाता है टोटल, और कुछ राज्य है जैसे कि 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स है, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज़ है, फिर अदर स्टेट है जिसको कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड किया गया। की हाईलाइट यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप देखो कि 20 स्टेट है जिनके द्वारा यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है गवर्नेंस की जो
फैसिलिटी यहाँ पे देते हैं वो इम्प्रूव है। ग्रुप ए में यहाँ पे गुजरात है जिन्होंने यहाँ पे रैंक लिस्ट में टॉप किया है। मध्य प्रदेश है जो कि ग्रुप बी में टॉप है। यूनियन टेरिटरी में ऑब्वियस है कि न्यू दिल्ली है, और नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेशन में हिमाचल प्रदेश है जो कि रैंक में टॉप किए है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात की जाती है कि इसमें क्या क्या देखा जाता है, तो इसमें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़ है, इकोनॉमिक गवर्नेंस है, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट है, जुडिशियल एंड पब्लिक सेफ्टी है, इन्वायरमेंट है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स है। तो ये सब है यहाँ पे इस इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 120 मेयर्स है, बहुत सारे स्टेट्स है जो कि इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनका थीम है न्यू अर्बन इंडिया। मेयर्स और चेयरपर्सन की बात करें जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के हैं, तो ये पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव हेड भी हो सकते हैं म्यूनिसिपल बॉडीज़ के। और आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो मेयर्स जो है वो यहाँ पे सिटी काउंसिलर के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट होकर भी आते हैं। इशू क्या है, जो ऑफिस है मेयर्स का, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि शॉर्ट टर्म में उनको दिया गया है। टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स का है, लेकिन अवेलेबल जो है वो सिर्फ यहाँ पे ओनली इन द 5th ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ में है। जो बड़े सिटीज़ है उसमें यहाँ पे 5 ईयर्स का टेन्योर दिया गया है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि अभी आप देखो कि इसके तहत मोड ऑफ इलेक्शन और टेन्योर ऑफ मेयर्स को यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की कमी है, मेयर्स के द्वारा आप देखो लार्जली जो टिटुलर पोजीशन है उसको यहाँ पे होल्ड किया जा रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर है उनको अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये सारा काम हो रहा है। उसके बाद अगर मेजर्स देखें तो डायरेक्ट है यहाँ पे अर्बन रेसिडेंट के द्वारा, साथ ही फिक्स टेन्योर है मेयर्स के लिए, तो ये भी बात है। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कीप इन माइंड। मध्य प्रदेश के द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा 2 राज्यों में, जो कि यहाँ पे 2 जगह पे, जो कि भोपाल और इंदौर में है। तो जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है एक्चुअली ये आपका प्रपोज किया गया है, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है और जोग्राफिकल एक्सपेंशन होते जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉ एंड ऑर्डर की अगर प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है तो उस जगह पे आपको कमिश्नरेट जो सिस्टम है उसको देखने को मिलेगा। तो ड्यूल कमांड सिस्टम और कमिश्नरेट सिस्टम में क्या डिफरेंस है ये समझिए। ड्यूल कमांड सिस्टम में क्या होता है कि एक स्टेट में आप एक डिस्ट्रिक्ट में आप देखो तो वहाँ पे जो सारी चीज़ों को संभालते हैं वो डीएम और एसपी संभालते हैं, ठीक है। इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक जिले का। ड्यूल सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, जिसमें कि एसपी जो है वो यहाँ पे डीएम के साथ काम करते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को वो सुपरवाइज भी करते हैं। साथ ही डीएम आप देखो कि वो यहाँ पे उनको इतनी पावर है कि वो अरेस्ट वारंट इशू कर सकते हैं, लाइसेंस उनको मिल सकता है, वो दे सकते हैं। एसपी के पास पावर है कि वो किसी क्राइम को और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और साथ ही साथ अरेस्ट भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है कि जिससे कि लोअर कंसंट्रेशन हो पावर का और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल भी बनाया जा सके, वो भी डीएम को लेकर। लेकिन जो कमिश्नरेट सिस्टम होता है, सीपी होती है, ये आप देखो कि जितने भी यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर है उसके हेड होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल है कि सिटी में क्या फोर्स होना चाहिए, ये अकाउंटेबल है स्टेट गवर्नमेंट को लेकर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को। ये जो ऑफिस है ना, ये मजिस्ट्रियल पावर होती है इसमें। और साथ ही साथ यहाँ पे कमिश्नरेट अगर हम लोग पुलिसिंग देखें तो ये आपका डिप्टी जो इंस्पेक्टर जनरल है उस रैंक के होते हैं या फिर इससे ऊपर भी होते हैं, और इनको असिस्ट कौन करते हैं, तो स्पेशल जॉइंट और एडिशनल और यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर करते हैं। इस तरीके जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको यहाँ पे पावर दिया जाता है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं, सेक्शन 144 जो है वो कर्फ्यू इम्पोज कर सकते हैं। तो इस तरीके का भी पावर होता है कमिश्नरेट ऑफ पुलिस को। और यहाँ पे सपोज किया गया है कि फास्टर डिसीजन मेकिंग लेना है, जिससे कि बहुत सारे जो अर्बन सेंट्रिक इश्यूज़ है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो सके। ओके, तो आई थिंक कि आपको ये दोनों की जो डिफरेंस है वो समझ में आ रहा होगा कि ड्यूल सिस्टम में यहाँ पे एसपी डीएम होते, बट कमिश्नरेट सिस्टम में यहाँ पे आईजी रैंक के पुलिस होते हैं, जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से राज्यों को चलाते हैं। डिफ़ॉल्ट बेल है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा अप्रूव किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में जो बेल ग्रांट की है, वो भी किसको, तो एक्टिविस्ट जो सुधा भारद्वाज है उनके लिए। तो डिफ़ॉल्ट और जो स्टैट्यूटरी बिल है वो एक राइट है कि बेल का, बिल नहीं ये बेल है, जिसमें कि आप देखो कि जब पुलिस फेल हो जाती है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने में, और उनको जितना पीरियड दिया गया, जैसे 60 डेज़ का दिया जाता है, 90 डेज़ का दिया जाता है, और इनके बीच में अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते, तब यहाँ पे आप लोग देखो कि एक डिफ़ॉल्ट बेल निकल कर आता है। ये कहाँ लिखा हुआ है, तो सीआरपीसी में लिखा गया है। बहुत सारे ऑफेंसेस में आप देख सकते हो कि पुलिस के पास 60 डेज़ होते हैं कि वो अपने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करे और फाइनल रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के पास रखे। कुछ ऐसे भी अपराध है जहाँ पर 90 डेज़ भी होता है, 180 डेज़ भी लिमिट होते हैं। तो ये अपराध जो है आपका हर एक क्राइम में ये डिफ़र भी करता है। तो इसलिए ये डिफ़ॉल्ट बेल है। ऐसा कहा जा सकता है कि जब इन्वेस्टिगेशन फेल हो जाए
तब उस समय जो यहाँ पे आपका निकल कर आता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन फेल होने के बाद जब कुछ भी नहीं बच जाता तो वहाँ पे कोई भी बिल नहीं ले सकते, तो उसको डिफ़ॉल्ट बिल कहते हैं। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की ये लेसन हो गई। कल स्टार्ट करेंगे हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, लेसन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले होंगे। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है। साथ ही अगर आप लोग को डेली बेसिस पे यहाँ पे करंट अफेयर्स की लेसन देखनी है, विजन आइज की मंथली मैगजीन यहाँ पे कंप्लीट करनी है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और सब्सक्राइब करके। और मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।